People in Marvel, there are too many S-class talents to be used up. अध्याय 61। न्यू मैक्सिको के सूखे रेगिस्तान में एक ऑफ-रोड गाड़ी ने धूल का एक लंबा निशान पीछे छोड़ दिया। एजेंट फिल कोल्सन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अचानक न्यू मैक्सिको क्यों भेज दिया गया। उन्हें जाने से पहले डायरेक्टर फ्यूरी का रहस्यमयी अंदाज याद आया। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कोल्सन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। गाड़ी रुकी और एजेंट कोल्सन ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया जो किसी उल्कापिंड के गिरने से बने गड्ढे जैसा लग रहा था। असीम जिज्ञासा से भरे एजेंट कोल्सन गड्ढे के बीचों बीच गए और वहां उन्हें एक प्राचीन सा दिखने वाला हथौड़ा पड़ा मिला। स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले यह हथौड़ा आसमान से गिरा था जिससे यह बड़ा गड्ढा बन गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई भी इस हथौड़े को 1 इंच भी हिला नहीं पाया, यहाँ तक कि भारी मशीनें भी नहीं। इस चमत्कारिक घटना ने शील्ड के एजेंट्स को सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर को स्थिति की जानकारी दी और उन लोगों को वहां से भगा दिया जो हथौड़े के साथ ताकत का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से आश्वस्त न होकर कोल्सन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, हथौड़े के हैंडल से एक रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा एक भारी भरकम ट्रक के टोहिच खींचने वाले हुक से बांध दिया। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मोटी रस्सी तुरंत कसकर तन गई, लेकिन हथौड़ा टस से मज नहीं हुआ। पहिए जोर से घूमे जिससे धूल के बड़े बड़े बादल उड़ने लगे। जब ट्रक ने और जोर लगाकर खींचने की कोशिश में एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया तो एक अप्रत्याशित नज़ारा सामने आया। रस्सी के खिंचाव के कारण ट्रक का पिछला हिस्सा डंप बेड एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी से अलग हो गया और ज़मीन पर जा गिरा। इस घटना ने सचमुच एजेंट कोल्सन की आंखें खोल दीं। ये हथौड़ा चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, एक ट्रक के खींचने पर भी इसका बिल्कुल न हिलना तो नामुमकिन सा था। फिर उन्हें सू मिंग की याद आई। मिस्टर सिल्वर ड्यूक के पास तो ज़बरदस्त ताकत लगती है। मैं कोई मौका देखकर उन्हें यहाँ बुलाऊंगा और उनसे इस हथौड़े को उठाने की कोशिश करवाऊंगा। या शायद वह इस चीज़ को पहचानते भी हों। एजेंट कोल्सन ने तुरंत आसपास के पूरे इलाके को घेरने का आदेश दिया और अपना पूरा ध्यान इस हथौड़े का अध्ययन करने पर लगा दिया। सू मिंग आजकल थोड़े खाली बैठे थे। हैमर एक्सपो में अच्छी खासी कमाई करने के बाद उन्हें अभी तक कोई नया फ़ायदेमंद मौका नहीं मिला था। हालांकि एलिसा उसे रोज़ाना अंडरग्राउंड एक्सचेंज से मिली जानकारियों से अपडेट करती रहती थी, लेकिन किसी भी चीज़ ने उसकी दिलचस्पी उस कीमत पर नहीं जगाई जो उसे फ़ायदेमंद लगती। ज़्यादा US डॉलर कमाने के लिए पैसे कमाने के आम तरीके अब सू मिंग को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहे थे। सू मिंग ने एक बार हिम्मत करके ये सोचा कि क्यों न वह सम्मोहन हिप्नोसिस जैसी कोई स्किल हासिल कर ले ताकि वह पूरे US डॉलर प्रिंटिंग सिस्टम के इंचार्ज लोगों को अपने कंट्रोल में कर सके। बस सीधे सीधे पैसे प्रिंट कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, बस शुरुआत के लिए 1 ट्रिलियन ही काफ़ी होंगे। वैसे भी उसके अकाउंट में आने वाले इन US डॉलर से देश की आर्थिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। जब उसने मजाक में एलिसा के सामने यह आइडिया रखा तो एलिसा ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसने अपना कंप्यूटर निकाला और US ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग की सालाना रिपोर्ट खोल ली। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स हर साल 3 से 5 अरब नोट प्रिंट करता है। साल के 250 कामकाजी दिनों के हिसाब से रोज़ाना औसतन 12 से 20 मिलियन नोट प्रिंट होते हैं। भले ही प्रिंट किए गए सभी नोट सबसे बड़ी कीमत वाले यानी 100 US डॉलर के हों, तब भी 1 ट्रिलियन US डॉलर बनाने के लिए 10 अरब नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंटिंग की अधिकतम क्षमता के हिसाब से देखें तो 10 अरब 100 डॉलर के नोट प्रिंट करने में 500 दिन लगेंगे, यानी 1 साल और 5 महीने। एलिसा की इस सीधी सादी कैलकुलेशन ने सू मिंग की आंखें खोल दीं। उसने तुरंत ही यह आइडिया अपने दिमाग से निकाल दिया। इसे लागू करने में आने वाली मुश्किलों की तो बात ही छोड़िए, अगर वह अपने घर के पिछले हिस्से में रोज़ाना 2 अरब डॉलर भी प्रिंट करता तो भी US डॉलर प्रिंट करने के लिए ज़रूरी कच्चा माल रॉ मटेरियल्स कम पड़ जाता। इसके अलावा यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता। जैसे ही वह पैसे प्रिंट करना शुरू करता, वह तुरंत ही लोगों की नज़र में आ जाता और फिर यह एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मामला बन जाता। अगर कैश वाला तरीका मुमकिन नहीं था तो फिर डिजिटल करेंसी के बारे में क्या ख्याल है? बैंक के बैकएंड में जाकर खुद के अकाउंट में अरबों खरबों डॉलर ट्रांसफ़र कर लेना, ये काम तो नामुमकिन नहीं लग रहा था। जब सू मिंग ने यह नया आइडिया एलिसा के सामने रखा तो एलिसा की अजीब सी नज़रें देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एलिसा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस, जो पहले से ही पैसे कमाने में इतना माहिर था कि उसकी काबिलियत किसी चमत्कार से कम नहीं थी, आखिर क्यों अब भी ऐसे अजीब और नामुमकिन से आइडिया सोच रहा था। उसने बड़े सब्र से सू मिंग को समझाया कि डिजिटल करेंसी की दुनिया तो और भी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से तकनीकी माध्यमों से अस्थायी संपत्ति हस्तांतरण संभव हो सकता है, लेकिन इसके पकड़े जाने की संभावना अत्यंत अधिक थी।
बैंक रिस्क कंट्रोल, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और इंटरनेशनल वेबसाइटों के मिले जुले असर ने इस तरह के ऑपरेशन को पूरा करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। और इसके नतीजे बहुत बुरे होते। एक और चौंकाने वाला बड़ा मामला। हालांकि सू मिंग अपनी मौजूदा काबिलियतों के साथ किसी देश के खिलाफ खड़े होने से खास डरता नहीं था, फिर भी वह एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता था। जो एडवेंचर वह चुनता था वे खोजबीन वाले होते थे। हर दिन ज़बरदस्ती एडवेंचर में फंसे रहना एक बहुत ही दुख भरी जिंदगी थी। सोचते हुए सू मिंग को एहसास हुआ कि कुछ मामलों में वह सच में बहुत ही उलझा हुआ इंसान था। यहाँ तक कि जब वह सिस्टम से टैलेंट बदलता था तो वह बस वही चुन लेता था जो उसे अच्छा लगता था और जिसे वह खरीद सकता था, बिना इस बात की परवाह किए कि वह कितना फ़ायदेमंद है। स्कूल में परीक्षा के जवाब लिखने से पहले सवाल न पढ़ने की उसकी आदत आज भी वैसी ही थी। सू मिंग के विचार और भी दूर भटक गए। एलिसा ने जिन हिसाब किताब में उसकी मदद की थी, उनसे सू मिंग को अपनी खुद की कमियों का एहसास हुआ। वह पैसे मैनेज करने में अच्छा नहीं था और उसके पास कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन पल भर में सू मिंग को राहत महसूस हुई। मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, अगर मैं फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में माहिर होता तो ये तो अजीब बात होती है ना। सू मिंग असल में एक ऐसा इंसान था जो हालात के हिसाब से ढल जाता था। बड़े बड़े आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं से उसका कोई खास लेना देना नहीं था। जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुश रहना। इंटरनेट कैफ़े में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए जब वह लेजेंड ऑफ मीर गेम में अपने बॉस के लिए चीज़ें जमा करता था तो हर महीने उसके अकाउंट में आने वाले कुछ हज़ार रुपये ही उसे खुश करने के लिए काफ़ी होते थे। अगर उसे पीठ में इतना तेज़ दर्द न होता कि वह बैठ भी न पाता तो शायद वह राइडर बनने का काम कभी न चुनता। लेकिन अब जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था तो सू मिंग जाहिर तौर पर उसे भुनाना चाहता था। पैसे कमाने के मुद्दे पर वापस आते हुए सू मिंग ने अपनी कमाई के जरिए का हिसाब लगाया। एक था कमीशन वाले काम पूरे करके फीस कमाना और दूसरा था सिस्टम का इस्तेमाल करके चीज़ों की अदला बदली करना। इसकी तुलना में सिस्टम का इस्तेमाल करके चीज़ों की अदला बदली करना साफ तौर पर ज़्यादा फायदेमंद था। एक जेरिको मिसाइल गाड़ी को पल भर में 120 मिलियन में बदल लेने की घटना ने सू मिंग पर गहरी छाप छोड़ी थी। पैसे के बदले ऊंची कीमत वाली चीज़ें ढूंढना ही शायद आगे बढ़ने का असली तरीका था। लेकिन किन चीज़ों की अदला बदली की जा सकती थी और किन की नहीं, यही असली सवाल था। एलिसा को विदा करने के बाद सू मिंग की कल्पनाएं बेकाबू होकर दौड़ने लगीं। वह देखना चाहता था कि क्या पूरे होटल को बदला जा सकता है, इसलिए उसने अपना हाथ होटल के फर्श पर रखा। कीमत लगाओ। बेहतरीन क्वालिटी का कश्मीरी कालीन, कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर। धत्तेरे की, तुमसे किसने कहा था कि कालीन की कीमत लगाओ। उसने कालीन को हटाया तो नीचे चिकना लकड़ी का फर्श दिखाई दिया। कीमत लगाओ। मैनहट्टन XX होटल की इमारत 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर। बदली नहीं जा सकती। ऐसी चीज़ें जिनके गायब होने से दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी बदली नहीं जा सकती। ये पहली बार था जब सू मिंग को बदली नहीं जा सकती वाला संकेत मिला और सिस्टम ने बड़े ही सोच समझकर इसकी वजह भी बताए। वह बार बार उस वाक्य को मन ही मन दोहराता रहा। सच में जो चीज़ें पहले बदली गई थीं वे गायब हो जाती थीं और उनकी जगह खाते में पैसे जमा हो जाते थे। दुनिया का मतलब इसी दुनिया से है ना। गायब होने से दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दूसरे शब्दों में, अगर होटल की इमारत को बदल दिया जाता तो इमारत गायब हो जाती, लेकिन इमारत के गायब होने से इस दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाती। जाहिर है, इमारत में इतने सारे लोग थे, अगर इमारत अचानक गायब हो जाती तो सैकड़ों कमरों में मौजूद सैकड़ों मेहमान अलग अलग ऊंचाइयों से ज़मीन पर गिरते और बड़ी संख्या में मारे जाते। ये नज़ारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, यहाँ तक कि फिल्म इंसेप्शन वाले भी ऐसा सीन फिल्माने की हिम्मत नहीं करते। कोई हैरानी की बात नहीं कि इसे बदला नहीं जा सका। अब सू मिंग को बदली नहीं जा सकती का मतलब कुछ कुछ समझ आ गया था। लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या इसे इस तरह समझा जा सकता है, जिन चीज़ों का दुनिया की व्यवस्था से ज़्यादा लेना देना नहीं है उन्हें बदला जा सकता है। क्या होगा अगर वह किसी सुनसान इमारत पर यह आजमा कर देखे। यही सवाल मन में लिए सू मिंग को अंधेरा होने के बाद एक अधूरी इमारत मिल गई। बिना खिड़कियों वाली उस इमारत को देखते हुए सू मिंग ने धीरे से कहा, कीमत लगाओ। पैसिफिक पार्क की अधूरी इमारत, कीमत 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर। बदली नहीं जा सकती। यह क्या? सू मिंग थोड़ा हैरान था। इस तरह की अधूरी इमारत एक सुनसान इलाके में थी और वहां कोई रहता भी नहीं था, तो फिर इसे क्यों नहीं बदला जा सकता था। बात समझ न आने पर सू मिंग बिना किसी मकसद के सड़क पर चलता रहा और चलते चलते अपने आसपास की इमारतों की कीमत लगाता रहा। अनजाने में ही वह टाइम्स स्क्वायर पहुंच गया। भीड़ के बीच दुनिया भर में मशहूर विशाल बिलबोर्ड्स को देखते हुए सू मिंग ने उत्सुकता से उनका मूल्यांकन करना शुरू किया। टाइम्स स्क्वायर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बदला नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं था कि सिस्टम अभी भी इसे बदला न जा सकने वाला ही दिखा रहा था।
सू मिंग को यह नहीं पता था कि वे अधूरी इमारतें असल में बहुत सारे लोगों के अस्तित्व से जुड़ी हुई थीं। न सिर्फ इसमें सरकार का दखल था, बल्कि कई कर्जों के विवाद और मुकदमे भी चल रहे थे, जिनमें से कुछ तो कई लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़े थे, इसलिए जाहिर है कि वह उन्हें बदल नहीं सकता था। आखिरकार सू मिंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मुझे अभी भी युद्ध के हथियार या दूसरी कीमती चीज़ें बदलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर ऐसी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा या कम भी हों तो उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वे कीमती भी होती हैं। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मुझे कोई न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम या एटम बम मिल गया। ठीक उसी पल अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। मैक्स डिलन एक आम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो ओसबॉर्न ग्रुप के लिए काम करता था। उसका काम वहां के सर्किट सिस्टम को ठीक रखना था। वह स्वभाव से अंतर्मुखी और असुरक्षित महसूस करने वाला इंसान था। उसके सहकर्मी अक्सर उसे नज़रअंदाज करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कभी भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर भी उसके सहकर्मी उसका नाम भूल जाते थे। सिर्फ स्पाइडरमैन ने ही एक दुर्घटना में उसकी जान बचाई थी और उसे दोस्त कहकर पुकारा था। इसी वजह से मैक्स स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया था। तब से उसका पूरा घर स्पाइडरमैन के पोस्टरों से भरा रहता था। मैक्स स्पाइडरमैन को ही एकमात्र ऐसा इंसान मानता था जिसने उसे सचमुच पहचाना था। वह तो यहाँ तक सपने देखता था कि वह और स्पाइडरमैन साथ ही बनकर काम करेंगे। लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी किस्मत ही बदल दी। जब मैक्स सर्किट ठीक कर रहा था तो उससे एक छोटी सी गलती हो गई और वह ट्रांसजेनिक इलेक्ट्रिक ईव्स, बिजली पैदा करने वाली मछलियों से भरे एक टैंक में जा गिरा। उसके शरीर में जोरदार हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से झुलस गया। ओसबॉर्न ग्रुप को लगा कि मैक्स मर चुका है, इसलिए उन्होंने कंपनी की इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में उसके शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। लेकिन अचानक मुर्दाघर में मैक्स की आंख खुल गई और उसके शरीर पर जमा हुआ झुलसा हुआ मांस पपड़ी बनकर झड़ गया। उसे पता चला कि वह अपने शरीर के अंदर की बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैविक बिजली को देख सकता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के बिजली के उपकरण भी उसकी लीक होती ऊर्जा को महसूस करने लगे और बिना प्लग लगाए ही अपने आप चलने लगे। इस पल मैक्स को अभी तक ये नहीं पता था कि वह अब इंसान नहीं रहा। उसने पास पड़े कपड़े उठाए और बिना किसी मकसद के सड़क पर चल पड़ा। वह जहां भी जाता आसपास की गाड़ियां अपने आप अलार्म बजाने लगतीं और मैक्स को भी पहले कभी महसूस न हुई भूख लगने लगी। उसने धीरे से अपना एक हाथ एक कार की हेडलाइट पर रखा और अगले ही पल वह हल्की सी बिजली पूरी तरह से उसके अंदर समा गई। बिजली के इस थोड़े से हिस्से ने मैक्स की भूख को थोड़ा शांत किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उसकी नज़र पास ही जगमगाते टाइम्स स्क्वायर पर पड़ी। मैक्स के लिए वह बस एक 5 सितारा बुफे जैसा था और ज़मीन के नीचे दबा बिजली का ग्रिड उसे पागलों की तरह अपनी ओर खींच रहा था, ठीक वैसे ही जैसे घोंघे वाले नूडल्स खींचते हैं। वह बेसब्री से स्क्वायर के बीचों बीच भागा, ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, रेलिंग खोली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए। मैक्स के लालची खिंचाव के कारण पूरे स्क्वायर की बिजली प्रभावित हो गई। इस बात पर पास खड़े एक पुलिस अफसर का भी ध्यान गया। सर, अपने हाथ केबल से हटाओ, जल्दी करो। मैक्स धीरे से खड़ा हुआ, उसके शरीर से हल्की नीली बिजली की रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर पुलिस अफसर डर गया। पुलिस अफसर ने अपनी बंदूक अपने आप ही ऊपर उठा ली, जिससे मैक्स भी चौंक गया। हताशा के एक पल में उसने खुद को ठोस रूप देने के लिए अपनी बिजली की शक्ति को सक्रिय किया और वहां से गुजर रहे एक ट्रक को हवा में बहुत ऊंचा उठाकर एक तरफ फेंक दिया। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और मैक्स को चारों ओर से घेर लिया। तुरंत जमीन पर लेट जाओ, तुम्हारी सुरक्षा और आसपास के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। आसपास मौजूद रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग के बीच मैक्स का अजीब चेहरा टाइम्स स्क्वायर के विशाल बिलबोर्ड पर दिखाया गया। एक असुरक्षित लेवल 10 इलेक्ट्रीशियन होने के नाते उसका सपना था कि एक दिन दूसरे लोग उसकी कद्र करें। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह इच्छा अब पूरी होगी, और वह भी इस तरह से। हाथ ऊपर करो, अजीबोगरीब इंसान। ठीक उसी समय जब मैक्स विज्ञापन में खुद को खाली नजरों से घूर रहा था, पुलिस ने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और जोर से चिल्लाया, अजीबोगरीब इंसान। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था रुक जाओ। मैक्स की भावनाएं आखिरकार भड़क उठीं, उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी और नीली बिजली की रोशनी एक घेरे में फैल गई, जिसने पल भर में कई पुलिसकारों और पुलिस अधिकारियों को उड़ा दिया। पुलिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां चला दीं। अजीब बात यह थी कि जैसे ही गोलियां मैक्स के करीब पहुंची, एक शक्तिशाली बिजली के सुरक्षा घेरे ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ... क्या टाइम्स स्क्वायर 1 की कीमत सिर्फ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है? इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन स्क्रीनों से ढकी उस इमारत का मूल्यांकन करने के बाद सू मिंग को बहुत हैरानी हुई। अचानक बिलबोर्ड टिमटिमाने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बिजली खत्म हो रही हो। जल्द ही भीड़ में से हैरानी भरी आवाज़ें आने लगीं। सिर घुमाकर देखने पर उसने देखा कि हुडी पहने एक व्यक्ति के हाथों से बिजली की रोशनी निकल रही थी और वह अपने सिर के ऊपर एक ट्रक उठाए हुए था। ओह वाह,
क्या ये वही नहीं है? इलेक्ट्रोमैन यहाँ आ गया है तो लिटिल स्पाइडर भी जल्द ही पहुंचने वाला होगा। सू मिंग ने आह भरते हुए सोचा कि न्यूयॉर्क सचमुच आपदाओं से घिरा शहर है। वह तो बस टहलने के लिए बाहर निकला था और उसे इलेक्ट्रोमैन भी मिल गया। इधर उधर भागते नागरिकों की परवाह न करते हुए सू मिंग ने सड़क से एक कुर्सी उठाई और बैठने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली। ठीक है, अब ब्रेक का समय है, शो देखो, थोड़ा तरबूज खाओ। रात के आसमान में एक जाले की लकीर गुजरी। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर फुर्ती से उड़ती हुई पुलिस कार के नीचे पहुंचा, उसे सहारा दिया और उस पुलिस अफसर को बचा लिया जो कुचले जाने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम गाड़ी चला रहे हो, घोड़े पर नहीं हो। पीटर को लगा कि वह मजाक कर रहा है। बचाए गए पुलिस अफसर की आंखें चमक उठीं जब उसने स्पाइडरमैन को आते देखा और उसने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए सभी पुलिस अफसरों को सूचना दी। सभी जवान तुरंत गोलीबारी रोक दें। दोहराता हूं, तुरंत गोलीबारी बंद करो। पीटर ने कार की छत पर एक कलाबाजी खाए और उस हैरान परेशान शक्ल को देखा। हे स्पार्की, तुम क्या कर रहे हो? मैक्स पीछे मुड़ा और देखा कि उसका अच्छा साथी स्पाइडरमैन वहां मौजूद है। उसे देखते ही उसका सारा डर और घबराहट पल भर में दूर हो गई। आखिरकार वह अकेला इंसान यहाँ आ ही गया जो मुझे पहचानता है। उन्होंने मुझे एक मॉन्स्टर राक्षस कहा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाईं और मुझ पर स्मोक बम से धुआं छोड़ा। मैक्स के दिल में शिकायतों का अंबार लगा था जिन्हें वह स्पाइडरमैन के सामने उड़ेल देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकला। क्या ये तुम हो? पीटर पार्कर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह नीली रोशनी से चमकता हुआ इंसान कौन है। उसने पहले भी एक बार गलती से मैक्स की जान बचाई थी। उस समय उसे मैक्स का नाम सिर्फ उसकी छाती पर लगे वक़्त कार्ड से पता चला था और उसने मैक्स का थोड़ा हौसला भी बढ़ाया था। लेकिन इस पल पीटर मैक्स को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार मैक्स का यह नया रूप ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। मैक्स की बात सुनकर पीटर ने ज़ोर से जवाब दिया, हाँ मैं यही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? स्पाइडरमैन के ये शब्द तुम कौन हो सुनकर मैक्स का दिल बैठ गया। पीटर की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वह अकेला अच्छा साथी जो उसे पहचानता था अब उसे भूल चुका है। स्पाइडरमैन की इज्जत बचाने के लिए वह दूसरों से बहस कर चुका था, लेकिन खुद अपने लिए वह कभी इस तरह नहीं लड़ा था। मैक्स को ये सब अविश्वसनीय लग रहा था। वह दूसरों की दी हुई शिकायतों और जिल्लत को तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन स्पाइडरमैन का उसे भूल जाना, ये बात उसे इतना गुस्सा दिला रही थी कि वह अपनी अंदरूनी भड़ास को रोक ही नहीं पा रहा था। उसके पैरों से बिजली की एक तेज लहर निकली जो जमीन के रास्ते दूर तक फैल गई। इस बिजली की चपेट में सीढ़ियों पर खड़े आम लोग भी आते आते बचे। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? पीटर पार्कर को लगा कि वह कुछ भूल रहा है, लेकिन उस पल उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अनजाने में ही पूछ लिया, क्या मुझे तुम्हें याद रखना चाहिए था? मैं सड़क पर चल रहा था और एक कार मुझे लगभग टक्कर मारने ही वाली थी और तुमने मुझे उठा लिया। तुमने मुझे बचा लिया। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैक्स ने स्पाइडरमैन को उनकी पिछली मुलाकात की याद दिलाई। वह कितनी शिद्दत से चाहता था कि स्पाइडरमैन उसे एक नज़र में ही पहचान ले, वह जिसके पास नीले ब्लूप्रिंट थे। पीटर को आखिरकार वह इंसान याद आ ही गया जिसे उसने पहले कभी यूं ही बचा लिया था। तो यह वही था, मगर यह ऐसा कैसे बन गया? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मैक्स को शांत करना ही था ताकि और आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। पीटर ने खुद को शांत दिखाने का नाटक किया और मैक्स से बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैक्स के गुस्से को देखते हुए उसे आखिरकार उसका नाम याद आ ही गया और उसने मैक्स को समझाया कि वह इतना बदल गया था कि पीटर उसे पहली नज़र में पहचान ही नहीं पाया। मैक्स ने पीटर की इस बात को मान लिया। थोड़ी सी बातचीत के बाद मैक्स ने कहा कि वह नहीं चाहता कि पुलिस वाले उसे गोली मारें। अरे दोस्तों, यह मेरा दोस्त मैक्स है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना, इसे गोली मत मारना। पीटर के इस बर्ताव से मैक्स का भरोसा जीत लिया। एक बड़ी सी एडवर्टाइजिंग स्क्रीन पर खुद को देखते हुए उसने अपने दिल की बात कही, मैं बस इतना चाहता हूं कि हर कोई मुझे देखे। पीटर लगातार मैक्स को दिलासा देता रहा और मैक्स भी अपने अंदर उबल रहे उस बेकाबू गुस्से को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक उसी पल जब वे दोनों आराम से बात करने के लिए किसी दूसरी जगह जाने ही वाले थे, मैक्स का पैर धातु के एक टुकड़े पर पड़ गया और उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिससे बिजली की एक तेज चमक पैदा हो गई। इस घटना से वह स्नाइपर घबरा गया जो काफी देर से मैक्स पर निशाना साधे बैठा था। धड़ाम, गोली मैक्स के ठीक सामने आकर चकनाचूर हो गई। मैक्स अब अपने दिल के गुस्से को और ज्यादा दबाकर नहीं रख सका। उसने बिजली का एक जोरदार झटका छोड़ा जिससे वह छत ढह गई जहां वह स्नाइपर मौजूद था। पीटर ने फौरन अपना जाल फेंका और मैक्स का हाथ पीछे की ओर खींच लिया, लेकिन जाल के जरिए बिजली का एक तेज झटका पीटर तक पहुंचा जिससे वह दूर जा गिरा और उसकी कलाई पर लगा वेब शूटर भी टूट गया। इसके बावजूद पीटर किसी तरह समय रहते एक पुलिस वाले की जान बचाने में कामयाब रहा।
इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद पूरी भीड़ ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर की जगह पूरी तरह से स्पाइडरमैन के क्लोज-अप्स देखकर उसके कानों में लोगों के जहरीले ताने गूंजने लगे। मैक्स को एहसास हुआ कि स्पाइडरमैन ने उसे धोखा दिया है, वह तो बस लोगों का और ज़्यादा समर्थन पाने के लिए उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अपना भरोसा टूटने पर मैक्स गुस्से से आग बबूला हो गया। पूरी तरह से पागल। बड़ी स्क्रीन पर अभी भी स्पाइडरमैन का क्लोज अप दिखाया जा रहा था और फोटोग्राफर की जानबूझकर की गई कोशिशों की वजह से छोटे स्पाइडर का कद लंबा और शानदार लग रहा था। देखने वालों की तालियों और चीयर्स की गूंज टाइम्स स्क्वायर में फैल गई। स्पाइडरमैन के वहां होने से जो लोग पहले घबराकर भाग रहे थे वे अब दर्शक बन गए और अपनी सारी कड़वी गालियां मैक्स पर बरसाने लगे। उन्हें इस टिक टिक करते टाइम बम के फटने की जरा भी चिंता नहीं थी। इस पल स्पाइडरमैन की शानदार छवि बेचारे मैक्स के बिल्कुल उलट थी। मैक्स को ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक में हो। मैक्स की नज़र में स्पाइडरमैन का ये रवैया साफ तौर पर एक धोखा था। जब किसी इंसान के मन में शिकायतें एक हद से ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो वे गुस्से में बदल जाती हैं, और मैक्स का तो शरीर भी अभी अभी बदला था जो पहले से ही विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ था। झूठे, भाड़ में जाओ। आखिरकार मैक्स ने अपने दिल की रोशनी यानी स्पाइडरमैन पर ही हमला कर दिया। जमीन से जोरदार बिजली के झटके स्पाइडरमैन की तरफ तेजी से बढ़े। पीटर ने तेजी से पलटी मारकर हमले से खुद को बचाया, लेकिन बिजली का झटका जमीन के रास्ते से होते हुए वहां लगी लोहे की रेलिंग तक पहुंच चुका था। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को था जो सीढ़ियों पर खड़े थे। जैसे ही पीटर की स्पाइडर सेंस पूरी तरह से एक्टिवेट हुई, उसके आसपास का नज़ारा उसकी आंखों के सामने धीमा पड़ गया। अपने बचे हुए वेब शूटर का इस्तेमाल करते हुए उसने खतरा आने से ठीक पहले एक ज़बरदस्त दांव खेला। उसने अपना बायां हाथ वेब शूटर के मुंह पर रख दिया। दबाव पड़ने से निकलने वाले जाले चारों तरफ फैल गए और उसने ठीक समय पर उन सभी लोगों को पकड़ लिया जिन्हें अभी बिजली का झटका लगने वाला था। इलेक्ट्रोमैन के हमले एक के बाद एक होते रहे और स्पाइडरमैन के पीछे ज़मीन पर एक के बाद एक बड़े बड़े गड्ढे बनते चले गए। हवा में कलाबाजी खाते हुए पीटर ने एक जाला फेंका जिससे उसने सड़क पर लगे एक फायर हाइड्रेंट पानी के नल को ऊपर खींच लिया और उसे इलेक्ट्रोमैन की तरफ जोर से फेंक दिया। धड़ाम, जस्ट, दोनों को एक ही समय पर एक दूसरे का हमला लगा और वे दोनों ही दूर जाकर गिरे। हवा में लटके पीटर का शरीर बिजली के झटके से सुन्न पड़ गया था। वह बस अपनी जड़ता इनर्शिया की वजह से सड़क के किनारे जाकर जोर से गिरा। ठीक उसी पल पीटर को अपने पीछे किसी मजबूत हाथ का सहारा महसूस हुआ। वह सू मिंग था। सू मिंग ने इलेक्ट्रोमैन को देखा, जो असल में पीटर के समझाने पर आराम से सहयोग करने वाला था, लेकिन एक स्नाइपर की लापरवाही भरी गोली से वह पूरी तरह से भड़क गया था। ये पुलिस वाले सच में जानते हैं कि कैसे अच्छी मदद करनी है। वे अपनी वाहवाही करवाने, प्रमोशन पाने और सैलरी बढ़वाने के लिए कितने बेताब हैं। छोटे स्पाइडर को अपनी तरफ पीछे की ओर उड़ते हुए देखकर सू मिंग ने आराम से उसे सहारा दिया। पीटर ने खुद को संभाला और उस जाने पहचाने चेहरे को देखा। वह हैरान भी था और खुश भी। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो सिल्वर ड्यूक हैं, सर। सर, आप यहाँ कैसे? उसके लहजे में थोड़ी बहुत उत्तेजना थी। उसे नहीं पता था कि अभी अभी उसका प्रदर्शन सिल्वर ड्यूक की नज़र में ठीक था या नहीं, और वह सू मिंग की तरफ कुछ अजीब ढंग से देख रहा था और अनजाने में अपने टूटे हुए वेब शूटर को अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था। वह तुरंत भूल गया कि वह अभी भी लड़ाई के बीच में है। क्या मजाक कर रहे हो? जब सिल्वर ड्यूक यहाँ है तो क्या इलेक्ट्रोमैन अब भी कोई समस्या है? सू मिंग को पीटर का यह अंदाज थोड़ा मज़ेदार लगा। उसने उस समय पीटर को जो हौसला दिया था वह बेकार नहीं गया। वह नौजवान अब उसकी और भी ज़्यादा इज्जत करता हुआ लग रहा था। याद करने पर उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफ़ी समय हो गया था और छोटा स्पाइडर अब काफ़ी बड़ा हो गया था। जिस हाथ ने पीटर को सहारा दिया था उसी ने छोटे स्पाइडर की पीठ थपथपाई, ये सोचते हुए कि आसपास बहुत सारे लोग थे और वह पीटर को उसके नाम से नहीं बुला सकता था। छोटे स्पाइडर, यह एक लंबी कहानी है। तुम ठीक तो हो ना? सू मिंग के आने से पीटर को पूरा भरोसा मिल गया। सिल्वर ड्यूक का प्यार भरा हाल चाल सुनकर पीटर चाहता था कि वह सू मिंग को वह सब कुछ बता दे जो हाल ही में उसके साथ हुआ था। मैं ठीक हूँ, सर। हाल ही में मैं इस बात की जांच कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता के साथ उस समय क्या हुआ था। ओह, और मैं ग्वेन से अपने दिल की बात कहने का भी सोच रहा हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉट डॉट डॉट। बिना किसी सहारे के इलेक्ट्रोमैन मैक्स पीटर के घुमाए हुए फायर हाइड्रेंट की जोरदार टक्कर से एक विज्ञापन वाली स्क्रीन पर जा गिरा। फिर उसने दो मोटी केबल खींची और उन्हें अपनी छाती में घुसा दिया और आसपास की सारी बिजली को तेजी से सोखना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के सभी बिलबोर्ड बिजली की कमी के कारण अचानक बुझ गए और शहर का जो कोना कभी सबसे ज्यादा रोशन रहता था वह अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया।
एक ज़बरदस्त एनर्जी के उतार चढ़ाव के बाद आसपास की इमारतों को एक ज़ोरदार झटके से काफ़ी नुकसान पहुंचा और इमारत बनाने का सामान ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। वहां मौजूद लोग तुरंत जान बचाने के लिए भागने लगे। वे चीखते चिल्लाते हुए हर दिशा में भाग रहे थे। ये बदलाव इतनी तेज़ी से हुआ कि पता भी नहीं चला। और ठीक उसी पल इलेक्ट्रोमैन प्रो यानी सुपर ब्लू इलेक्ट्रोमैन में बदल चुका था। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह एक देवता की तरह बिजली के असर से हवा में तैरने लगा। ज़ज़ पॉप पॉप, उसके हाथों से बिजली की रोशनी निकली और उसने बिजली के जोरदार झटके छोड़कर सड़क पर मौजूद उन लोगों पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया जिन्होंने कुछ देर पहले ही उसका मजाक उड़ाया था और उसे गालियां दी थीं। पीटर की बात अचानक हुए इस बदलाव की वजह से बीच में ही रुक गई। हवा में तैरते उस आदमी को देखकर लिटिल स्पाइडर ने तुरंत सोचा कि उससे कैसे निपटा जाए। सू मिंग के सिर के ऊपर अब एक बहुत बड़ी छतरी तैर रही थी। ये समझते ही कि एनर्जी के असर से वह बड़ा सा विज्ञापन बोर्ड उसकी तरफ ही गिर रहा है, सू मिंग ने अपनी मैग्नेटिक कंट्रोल चुंबकीय शक्ति चालू की और देखते ही देखते उस विज्ञापन बोर्ड को मोड़कर एक बड़ी सी छतरी का रूप दे दिया। ऐसा करने की एक और वजह भी थी। पीटर ने जिस फायर हाइड्रेंट पानी के नल को अभी अभी तोड़ा था उससे अब कई मीटर ऊंची पानी की धारें निकल रही थीं, जिससे सू मिंग लगभग भीग ही गया था। ऊंचाई से गिरती हुई चीज को संभालने के साथ साथ उसने इस नकली बारिश से भी अपना बचाव कर लिया। पीटर ने पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा था। उस विशाल धातु की छतरी को देखकर जिसने उसे भी अपने नीचे ढंक लिया था, लिटिल स्पाइडर हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, सिल्वर ड्यूक सर, आप तो कमाल के हैं। सू मिंग ने देखा कि सड़क पर मौजूद इलेक्ट्रोमैन ने तो अपना बीबीक्यू लोगों को भूनना शुरू भी कर दिया था, लेकिन पीटर अभी भी उस छतरी को ही घूरे जा रहा था और उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने अपनी कोहनी से लिटिल स्पाइडर को हल्का सा धक्का दिया। क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? सू मिंग की बात सुनकर पीटर अचानक से होश में आया और उसने हैरानी भरे अंदाज में पूछा, कैसी गंध? सू मिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे और उसने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, बीबीक्यू की गंध उन राहगीरों से आ रही है। तब जाकर पीटर को एहसास हुआ कि जिस पल वह हैरानी में डूबा हुआ था उसी पल मैक्स ने आम लोगों पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया था। धत तेरे की! पीटर, जो अभी अभी बाहर की तरफ भागा था, सू मिंग की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत दूसरी दिशा में भागने लगा। मुझे हैरानी हो रही है कि अगर उस चमकने वाले पर थोड़ी बारिश पड़ जाए तो कहीं वह शॉर्ट सर्किट होकर खराब तो नहीं हो जाएगा। लिटिल स्पाइडर को मुड़कर एक फायर ट्रक की तरफ भागते हुए देखकर सू मिंग ने संतुष्टि से कहा, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से यही उम्मीद थी, उसका रिएक्शन वाकई बहुत तेज है। ... इसे चक कर देखो, 1,00,000 वोल्ट। उसकी उमड़ती हुई ऊर्जा मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। मैक्स को अब खुद में थॉर जैसा महसूस हो रहा था। वह सड़क पर ऐसे बिजली बरसा रहा था मानो इसमें उसका कुछ भी खर्च न हो रहा हो। बदले का वह सुख बिजली की उन गिरती हुई लपटों के साथ मिलकर उसके दिल में दबी सारी अपमान की भावना को एक एक करके धो डाल रहा था। इस पल मैक्स खुशी के मारे जोर से चिल्लाना चाहता था। हाँ, वह चिल्लाया तो सही, लेकिन उसकी वह चीख जरा भी खुशी भरी नहीं थी। पानी की एक तेज धार ने अचानक उसके अंदर की उस बेकाबू ऊर्जा को पूरी तरह से भंग कर दिया और वह शॉर्ट सर्किट होकर थप पड़ गया। छपाक! पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने अपना सिर घुमाकर जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसका मन किया कि वह खून की उल्टियां कर दे। स्पाइडरमैन, जिसने सिर पर फायर फाइटर वाला हेलमेट पहन रखा था, सबसे आगे खड़े होकर कोई गाना गुनगुना रहा था। साथ ही वह एक तेज धार वाली पानी की बंदूक से लगातार मैक्स को भिगोता जा रहा था। उसका वह एकदम बेफिक्र और खुशमिजाज अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जलते हुए कूड़े के ढेर को बुझा रहा हो। स्पाइडरमैन के हाथों मैक्स के आत्मसम्मान को एक बार फिर से गहरी चोट पहुंची थी। स्पाइडरमैन, लिटिल स्पाइडर को इलेक्ट्रोमैन से सफलतापूर्वक निपटते हुए देखकर पुलिस वालों का एक बड़ा दस्ता फौरन आगे बढ़ा और उन्होंने मैक्स को बिजली के कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल से लपेटकर किसी जोंगजी चावल की पोटली की तरह कसकर बांध दिया। आसपास खड़े दर्शक जब उन्होंने देखा कि वह खलनायक हार चुका है तो वे खुद ब खुद जोरदार तालियां बजाने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। बीच बीच में कुछ लोग जोरदार सीटियां भी बजा रहे थे। क्या तुमने देखा? स्पाइडरमैन तो कमाल का है। एक सुपरहीरो से यही उम्मीद की जा सकती है। अभी अभी स्पाइडरमैन किसी से बात करता हुआ लग रहा था। वैसे क्या तुमने हवा में तैरता हुआ वह छाता देखा? मैंने उसे देखा, मुझे अपनी आंखों पर लगभग यकीन ही नहीं हुआ। अविश्वसनीय... सू मिंग को लगा कि अब वापस जाने का समय हो गया है। नीचे टहलने से उसे आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा देखने को मिला, इसलिए कुल मिलाकर उसका मूड काफ़ी अच्छा था। जहां तक पीटर की बात थी, सू मिंग ने उससे मिलने का कोई प्लान नहीं बनाया था। क्या उसने उसे मीडिया रिपोर्टरों से घिरा हुआ नहीं देखा था? इस नौजवान ने उस पर इतना भरोसा किया था, इसलिए एक बार उसकी मदद करना तो बनता ही था।
ठीक उसी पल सू मिंग का फोन बजा। रिसीवर से निक फ्यूरी की जानी पहचानी आवाज आई। डेस्टिनी, मेरे दोस्त, क्या तुम न्यू मैक्सिको की यात्रा में दिलचस्पी रखते हो? कोई काम? सू मिंग की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि शील्ड को फिर से उसकी मदद की जरूरत पड़ गई है। ओह डायरेक्टर, क्या आप किसी मुश्किल में हैं? एजेंट फिल कोल्सन का काम एक रुकावट पर आकर अटक गया था। जब से न्यू मैक्सिको में वह रहस्यमयी हथौड़ा मिला था, उन्होंने कई काबिल जानकारी जुटाने वालों को काम पर लगाया था ताकि उस हथौड़े के मूल का पता लगाया जा सके। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। इस बात से एजेंट कोल्सन को सिरदर्द होने लगा। ठीक इसी मौके पर उन्हें एक और मिशन मिला, कानूनी तरीकों से यह पक्का करना कि यूएस सरकार एबॉमिनेशन को एवेंजर्स में शामिल करने की अपनी सिफारिश वापस ले ले। इस प्रस्ताव को जनरल रॉस ने जोर शोर से आगे बढ़ाया था। हल्क का पीछा करने के अपने काम के बुरे असर को छिपाने के लिए उन्होंने ब्रॉन्स्की के गलती से एबॉमिनेशन में बदल जाने की घटना को अपनी खुद की उपलब्धि के तौर पर पेश किया, और उन्होंने सरकार के आला अधिकारियों को दी गई रिपोर्ट में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इतने बेहतरीन योद्धा के लिए कोई बेहतर इंतजाम होना चाहिए। जनरल रॉस के इन कामों की वजह से यूएस सरकार के बड़े अधिकारियों ने एबॉमिनेशन को एवेंजर्स टीम में शामिल करने पर विचार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये जिम्मेदारी जनरल रॉस को ही सौंप दी। शील्ड ने अंदरूनी तौर पर यह आकलन किया कि एबॉमिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बेकाबू था। साथ ही वे एवेंजर्स इनिशिएटिव में सरकार की मनमानी दखलंदाजी को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि यह सरकार की मर्जी थी, इसलिए शील्ड अपनी स्थिति की वजह से खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, और उन्हें यह मुश्किल काम एजेंट कोल्सन को ही सौंपना पड़ा। एबॉमिनेशन जैसे खतरनाक आदमी को एवेंजर्स में शामिल होने देना, लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। हल्क उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। आखिर हल्क का हर काम किसी को बचाने के मकसद से ही होता था। कोल्सन डायरेक्टर फ्यूरी के इशारों से यह समझ गए थे कि जनरल रॉस से बात करने के लिए किसी परेशान करने वाले आदमी को भेजने से इस मामले के पटरी से उतरने की पूरी संभावना थी। कोल्सन के दिमाग में एक घमंडी शख्स की तस्वीर उभरी, ये सोचते हुए कि जब वह वहां से जा रहा था तो सिर्फ प्यार से अलविदा कहने पर ही वह गुस्से से लगभग पागल हो गया था। इस मिशन के लिए उससे ज़्यादा सही कोई और हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही, जिस शख्स के बारे में कोल्सन सोच रहे थे वह था टोनी स्टॉक। इसका नतीजा ये हुआ कि टोनी ने शील्ड के नए कंसल्टेंट के तौर पर जनरल रॉस के साथ एक बार में अनौपचारिक मीटिंग की। बातचीत एक सौहार्दपूर्ण माहौल में शुरू हुई और जनरल रॉस के हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को तोड़ देने के साथ सफलतापूर्वक खत्म हुई। इसके बाद टोनी ने खुशी खुशी कहा, वह एक प्यारे बुजुर्ग हैं। अगली बार जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे बुलाना मत भूलना। जाहिर है जनरल रॉस उस जिद्दी बुजुर्ग से निपटना टोनी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जनरल रॉस टोनी के घमंडी रवैये से पूरी तरह भड़क गए और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इस तरह अबॉमिनेशन को अवेंजर्स की टीम से बाहर कर दिया गया। इस मामले के सुलझने से कोल्सन को हथौड़े पर चल रहे अपने काम के लिए एक नया आइडिया मिला, क्यों न किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ली जाए। कोल्सन ने अपनी टाई ठीक की। उन्होंने कई लोगों के बारे में सोचा, लेकिन और ज़्यादा सोचने समझने के बाद उन्होंने एक एक करके सबको मना कर दिया। आखिर में सिर्फ एक ही नाम बचा, स्कारलेट सिल्वर ड्यूक। मिस्टर सिल्वर ड्यूक की फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी काबिलियत भी वाकई कमाल की थी। उस समय उनके अलावा कोई और डायरेक्टर फ्यूरी पर भारी नहीं पड़ सकता था। क्या आयरन मैन टोनी स्टार्क भी अब एक कंसल्टेंट नहीं बन गए थे? कोल्सन ने डायरेक्टर निक फ्यूरी को हथौड़े पर रिसर्च करते समय आई मुश्किलों और डेस्टिनी की मदद लेने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। निक फ्यूरी ने कोल्सन के सुझाव से सहमति जताई, लेकिन उस लालची आदमी के साथ फिर से मोल भाव करने के बारे में सोचकर उस गंजे काले आदमी को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। छोड़ो भी, काम के लिए तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने सू मिंग का नंबर मिलाया। ओह मिस्टर डायरेक्टर, क्या आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं? सू मिंग की आवाज़ में छिपी उम्मीद को सुनकर निक फ्यूरी ने मन ही मन ताना मारा। तुम तो यही चाह रहे हो न कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं ताकि तुम्हें मोटी कमीशन मिल सके। उन्होंने बड़े ही विनम्र अंदाज में कहा, हमें कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिसकी जांच पड़ताल में हम मिस्टर डेस्टिनी की मदद लेना चाहते हैं। ओह, किसी चीज़ की जांच पड़ताल? सू मिंग को पहली बार इस तरह का काम मिला था, इसलिए उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई और उन्होंने शुरू में ही कुछ शर्तें रख दी। डायरेक्टर फ्यूरी, चलिए पहले ही सब कुछ साफ कर लेते हैं। नतीजा चाहे जो भी निकले, पैसे वापस नहीं मिलेंगे और उन्हें पहले ही ट्रांसफ़र करना होगा। काले रंग के गंजे आदमी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी और सोचा, बिल्कुल जैसा सोचा था। ठीक है, वही पुराना नियम, 100 मिलियन यूएस डॉलर। मुझे उम्मीद है कि तुम इस हथौड़े का राज जितनी जल्दी हो सके पता लगा लोगे। सिर्फ 100 मिलियन यूएस डॉलर। निक का ऑफर सुनकर सू मिंग का मन किया कि वह उससे कीमत पर मोलभाव करे। अचानक उसे एहसास हुआ,
किसकी जांच करनी है? एक हथौड़े की। कहीं एक म्याऊं म्याऊं हथौड़ा तो नहीं है? जरूर वही होगा। म्याऊं म्याऊं हथौड़े के अलावा ऐसा कोई दूसरा हथौड़ा सू मिंग की समझ में नहीं आ रहा था जिसके लिए शील्ड बाहर के लोगों को पैसे देकर जांच करवाती। वाह, शायद दूसरों को ये बात न पता हो, लेकिन मुझे पता है। म्योल्निर, जो उरु धातु से बना है। ये पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है। इस पल सू मिंग के दिमाग में विचारों की दौड़ चल रही थी। शुरू में जब डायरेक्टर निक ने न्यू मैक्सिको का जिक्र किया था तो मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब पता चला कि वह हथौड़ा वहीं गिरा था। जब म्याऊं म्याऊं हथौड़ा धरती पर आ ही चुका है तो फिर थंडर गॉड थॉर भी जल्द ही धरती पर गिरने वाला होगा, है ना? उसने सोचा कि आगे चलकर कुछ समय के लिए थॉर एक शराबी बन जाएगा और उसका शरीर किसी पीपे की तरह बेडौल हो जाएगा। ये हथौड़ा भाई तो बड़ा ही मज़ेदार बंदा है। सू मिंग के दिमाग में कई विचार घूमने लगे। हालांकि थॉर थोड़ा बेवकूफ़ था, लेकिन आखिर वह एक देवता था। उससे अगर कोई भी चीज़ यूं ही उठा ली जाए तो वह एक दिव्य कलाकृति ही होगी। उसकी कीमत यकीनन बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा थॉर एसगार्ड से आया था। एसगार्ड कैसी जगह है? आमतौर पर उसे दिव्य लोक के नाम से जाना जाता है। वह एक ऐसी जगह है जहां घर सोने के बने होते हैं। अगर मैं थॉर के साथ अच्छे संबंध बना लूं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एसगार्ड घूमने चला जाऊं तो क्या मेरा बैंक बैलेंस आसमान नहीं छू लेगा? सू मिंग की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। पैसे कैसे कमाए जाएं, ये समस्या जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी अब एकदम साफ हो गई थी। ये सोचते ही सू मिंग ने निक फ्यूरी के साथ मोलभाव करने का विचार त्याग दिया। आखिरकार एसगार्ड के सोने चांदी के पहाड़ों के सामने शील्ड के महज कुछ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर बहुत ही मामूली लग रहे थे। चूंकि उन्होंने उसे इतना अहम मौका दिया था तो बेहतर यही था कि वह सीधे सीधे बात करे। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टर फ्यूरी। सू मिंग ने तुरंत हामी भर दी। मिस्टर डेस्टिनी, किसी जांच पड़ताल वाले मिशन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। निक फ्यूरी ने अपनी आदत के मुताबिक मोलभाव करना शुरू किया, लेकिन बात बीच में ही रोककर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह क्या बकवास है? वह मान गया। वह पैसे का भूखा बाउंटी हंटर इतनी आसानी से मान गया। जिस मोलभाव की उम्मीद थी और जो अप्रिय लगने वाला था वह हुआ ही नहीं, और सू मिंग ने निक फ्यूरी को लगभग हक्का बक्का ही कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया मिस्टर डेस्टिनी, मैं अभी आपको लेने के लिए एक स्पेशल प्लेन का इंतज़ाम करता हूँ। कॉल कट गई। डिवाइन रेल्म की चीज़ों के बदले असल में कितने पैसे मिल सकते हैं? इसी जिज्ञासा के साथ सू मिंग खुशी खुशी टाइम्स स्क्वायर से निकल गया। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर आखिरकार उन पीछे पड़े रिपोर्टरों से पीछा छुड़ाकर सू मिंग को ढूंढने लगा। इलेक्ट्रोमैन से निपटने में मिस्टर सिल्वर ड्यूक की मदद बहुत अहम थी। हालांकि उसने भी वही तरीका सोचा था, लेकिन आखिरकार वह एक कदम पीछे रह गया। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो टाइम्स स्क्वायर पर, जहां अब हंगामा शांत हो चुका था, बिलबोर्ड्स पर धीरे धीरे फिर से रोशनी जल उठी थी और भीड़ फिर से शांत हो गई थी। पीटर को सू मिंग का कोई निशान नहीं मिला। उसने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। अगली बार मुझे मिस्टर सिल्वर ड्यूक से ठीक से बात करनी होगी। भीड़ की नज़रों के सामने छोटे स्पाइडर ने एक जाला फेंका और दूर आसमान में उड़ गया। एसगार्ड। कुछ मिनट पहले थॉर, जिसे ओडिन ने ज़बरदस्ती फ्रॉस्ट जायंट्स के इलाके से वापस बुला लिया था, उसने अपने पिता ओडिन को लड़ाई में उनके कायरतापूर्ण रवैये के लिए ज़ोरदार फटकार लगाए। अगर हम लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे तो ये राज्य आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। मैं चाहता हूं कि वे जोटन्स जाने कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है। उसे लगा कि ओडिन ने लड़ने का साहस खो दिया है, जो किसी राजा के लिए शोभा नहीं देता। यह अहंकार है, किसी नेता की समझदारी नहीं। तुम बहुत ज्यादा लापरवाह, बहुत ज्यादा अहंकारी और बहुत ज्यादा लड़ाकू हो, मेरे बेटे। गुस्से में आकर थॉर ने सीधे सीधे पलटवार किया। तुम एक डरपोक और बेवकूफ़ बुढ़े हो। कुछ पल की खामोशी के बाद ओडिन को बहुत गहरी निराशा हुई। गुस्से में आकर ओडिन ने थॉर से उसकी सारी दैवीय शक्तियां छीन लीं और उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। फिर उसने म्योल्निर को उठाया, उसे अपने होठों के पास ले गया और एक मंत्र पढ़ा। जो कोई भी म्योल्निर को उठा पाएगा उसे इस दिव्य हथौड़े की शक्ति प्राप्त होगी। ये कहने के बाद उसने उस हथौड़े को बाइफ्रोस्ट ब्रिज के पोर्टल में फेंक दिया। असगार्ड तारों के सागर के शिखर पर खड़ा था, जिसमें शुद्ध सुनहरे शिखर और मेहराबदार पुल थे, जिनसे जादुई चमक फूट रही थी मानो पिघले हुए तारे हों। बाइफ्रोस्ट पुल शून्य को पार करता था और उसके छोर पर हेइमडाल वेधशाला 9 लोकों पर नजर रखती थी। वाल्हल्ला का गुंबद आकाशगंगा को दर्शाता था, जिसके नीचे पूरी गैलेक्सी बहती थी और दूर के पहाड़ ओडिन के ऑरोरा कवच से ढके हुए थे। एक ठंडी और गंभीर शांति बिखेरते हुए इस दिव्य लोक की शान का हर इंच एक अमर एकाकीपन को ठोस रूप दे रहा था। सिंहासन पर बैठे उस बूढ़े व्यक्ति के गुस्से भरे सांसों की गति काफी देर तक शांत नहीं हो पाए।
ऑलफादर ओडिन के इतने क्रोधित होने की वजह कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। जब असगार्ड के राजकुमार थॉर का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी राज्य के पुराने दुश्मन फ्रॉस्ट जायंट्स बर्फीले दानव अचानक आकर मुसीबत खड़ी करने लगे। जब तक शस्त्रागार के रक्षकों को सचेत किया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मनों का मकसद प्राचीन सर्दियों का संदूक कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स हथियाना था। यह असल में फ्रॉस्ट जायंट्स जाति का एक खजाना था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी ने इसका इस्तेमाल बुरे काम करने और हर जगह हमले करने के लिए किया था, यहाँ तक कि उसने पूरी दुनिया को एक हिमयुग में धकेलने की धमकी भी दी थी। 9 लोगों में शांति बनाए रखने के लिए ऑलफादर ओडिन ने निर्णायक कदम उठाया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं जुटाकर एक भीषण युद्ध छेड़ दिया। उस संदूक की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद ओडिन को भी जीत हासिल करने के लिए अपनी एक आंख की कीमत चुकानी पड़ी थी। सेना की विजयी वापसी के बाद उस संदूक को सुरक्षित रखने के लिए वापस असगार्ड ले आया गया। लॉफी, जिसके मन में अभी भी दुष्ट इरादे पल रहे थे, उसने नए राजा के राज्याभिषेक के दिन अपने गुर्गों को उसे दोबारा हथियाने के लिए भेज दिया। ओडिन ने शाही खजाने में किसी बाहरी घुसपैठ को भांप लिया और डिस्ट्रॉयर को बुलाया, जिसने पलक झपकते ही उन दुश्मनों को राख में बदल दिया। उतावले स्वभाव वाले थॉर को लगा कि यह घटना, जो ठीक उसके राज्याभिषेक के दिन घटी थी, स्पष्ट रूप से दुश्मनों द्वारा उसकी सत्ता को दी गई एक चुनौती थी। इन्हें एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। थॉर ने उन नफरत भरे फ्रॉस्ट जायंट्स को सबक सिखाने का मन बना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे कभी ओडिन ने जोतुनहेम पर हमला किया था। लेकिन ओडिन, जिन्हें अपनी प्रजा की परवाह थी, इतने छोटे से मामले पर एसगार्ड को फिर से युद्ध में घसीटना नहीं चाहते थे। इस वजह से पिता और बेटे के बीच पहली बार बहस हुई। ठीक उसी समय लोकी बड़े प्यार से थॉर के बगल में बैठ गया और अपनी चालाकी भरी बातें शुरू कर दीं। असल में मुझे लगता है कि तुम सही हो। लोकी के समर्थन से थॉर का युद्ध करने का जिद भरा विचार और भी पक्का हो गया और उसने फ्रॉस्ट जायंट्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए जोटनहेम जाने का फैसला कर लिया। उसके दिव्य सेनापतियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन थॉर ने ऐलान कर दिया कि उसके पिता भी एक विशाल सेना लेकर जोटनहेम गए थे और वह भी ऐसा कर सकता है। ये देखकर कि थॉर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, बाकी सब भी बेमन से उसके पीछे पीछे चल दिए। बाइफ्रोस्ट ब्रिज की रोशनी ने तारों भरे आसमान को पार किया और देखते ही देखते वे सब जोटनहेम पहुंच गए। उनकी यह जल्दबाजी भरी चढ़ाई उन्हें सीधे एक घात एम्बुश में फंसा ले गई। दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से थॉर और उसके साथी गहरे संकट में फंस गए थे। हालात को भांपते हुए लोकी ने तुरंत थॉर को वहां से निकल जाने की सलाह दी और लॉफी ने भी कहा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे है। वापस चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। बेबस होकर थॉर ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी लॉफी ने बड़े ही बेतुके अंदाज में उसका मजाक उड़ाया। जाओ घर जाओ, नन्ही राजकुमारी। इस बात से थॉर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना हथौड़ा घुमाया, जिससे लॉफी हवा में उछल गया और फिर वह फ्रॉस्ट जायंट्स के एक झुंड से भिड़ गया। अब अगला कौन है? युद्ध की शुरुआत तो काफी हद तक ठीक ठाक रही, जिसमें थॉर और उसके साथियों ने अपनी जबरदस्त दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही लॉफी ने अपने सबसे काबिल योद्धाओं को मैदान में उतारा, वे विशालकाय फ्रॉस्ट वॉरियर्स किसी के रोके नहीं रुक रहे थे, यहाँ तक कि थॉर के सामने भी नहीं। ठीक इसी मोड़ पर म्योल्निर की असली ताकत सामने आई। थॉर तो पूरी ताकत और जोश के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसके साथी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। सबसे अहम बात यह थी कि अगर कोई आम इंसान किसी फ्रॉस्ट जायंट के संपर्क में आ जाता तो उसकी त्वचा तुरंत जम जाती और सड़ने लगती। लेकिन लोकी, जो ओडिन का बेटा था, फ्रॉस्ट जायंट्स के संपर्क में आने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। होशियार लोकी को यह एहसास हो गया था कि उसका असली वंश शायद उतना भी सीधा सादा नहीं है। इसी घटना ने उसके भविष्य के कामों की नींव भी रख दी थी। फ्रॉस्ट जायंट्स तो वैसे भी बहुत ऊंचे लंबे थे ही, और इसी बीच उनका एक साथी गलती से दुश्मनों की घात का शिकार होकर घायल हो गया। लोकी ने तुरंत वहां से पीछे मुड़ने का सुझाव दिया। ये सुनकर थॉर ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपना हथौड़ा फेंक दिया। म्याऊं म्याऊं, हथौड़े ने पलक झपकते ही फ्रॉस्ट वॉरियर्स के बड़े झुंड को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर लॉफी ने और भी ज्यादा जबरदस्त युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। फ्रॉस्ट बीस्ट। आकार, युद्ध शक्ति और प्रभाव के मामले में फ्रॉस्ट बीस्ट और भी ज्यादा भयानक था। थॉर ने दूसरों के पीछे हटने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़ी, और जब उसने देखा कि दुश्मन धीरे धीरे उसे घेर रहे हैं, तो थॉर ने म्योल्निर का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त जवाबी हमले के लिए बिजली की मोटी धार को बुलाया। इस शक्तिशाली हमले से पहले जमीन बड़े पैमाने पर धंस गई, जिससे आगे बढ़ रहे दैत्य कुछ समय के लिए रुक गए। जैसे ही वह समूह बिना रुके चट्टान के किनारे तक पहुंचा, खाई में से एक और भी ज्यादा भयानक राक्षस रेंगता हुआ बाहर निकला। जब वह विशाल राक्षस सबको कुचलने ही वाला था, तभी थॉर दूर से वहां पहुंच गया। बेहद बहादुर थॉर ने सीधे राक्षस के सिर में वार किया और उसे पलक झपकते ही मार डाला।
लेकिन और भी ज्यादा फ्रॉस्ट जायंट्स ने उन्हें घेर लिया। ठीक उसी नाजुक पल में सबके पिता ओडिन एक चमकदार रोशनी में घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। थॉर ने फिर भी ओडिन को साथ मिलकर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ओडिन ने साफ मना कर दिया। फ्रॉस्ट जायंट्स का सरदार लॉफी ओडिन के सामने आया और उनसे जवाब मांगा। चालाक होने के कारण उसने तुरंत ओडिन की कमजोरी को भांप लिया। ओडिन ने मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन एक घुसपैठिए के सामने लॉफी इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था। जब वह कमजोर है तभी उस पर हमला करो। उसने ओडिन पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन ओडिन ने सही समय पर प्रतिक्रिया दी और उसे दूर हवा में उड़ा दिया। ये देखकर कि अब बातचीत मुमकिन नहीं है, ओडिन ने बाइफ्रोस्ट पुल खोला और सबको वापस एसगार्ड ले आए। थॉर और ओडिन के बीच हाइमडाल वैधशाला में दूसरी बार बहस हुई। ओडिन की नज़र में बड़ी मुश्किल से मिली शांति थॉर की वजह से टूटने वाली थी। थॉर अभी भी अपनी मनमानी कर रहा था और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने गुस्से में थॉर को डांटा और कहा कि वह नए राजा के पद के लायक नहीं है, उसे बस अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करना आता है और वह बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज करता है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों से थॉर का लबादा फाड़ दिया। उस समय थॉर को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसकी असली समस्या क्या थी। उसे बस इतना पता था कि उसने शायद कुछ ऐसा गलत कर दिया है जिससे उसके पिता नाराज हो गए हैं। अपने कभी प्यार करने वाले पिता को गुस्से में देखकर थॉर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी गलती उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। इस पल ओडिन की आंखें निराशा से भरी थीं। अगर वह सचमुच थॉर को गद्दी सौंप देता तो शायद ये 9 लोगों के लिए एक बड़ी आफ बन जाती। इसी वजह से वह घटना हुई जिसका जिक्र पहले किया गया था, जब ओडिन ने थॉर से उसकी दैवीय शक्तियां छीन लीं और उसे उसके हथौड़े के साथ देश निकाला दे दिया। असल में समझदार ओडिन ने थॉर को फिर भी एक मौका दिया था। वह थॉर को किसी बहुत दूर की जगह पर भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने थॉर के लिए एक परीक्षा भी छोड़ी, म्योल्निर, जिस पर एक जादू किया गया था। इसका मकसद ये था कि थॉर एक दिन सचमुच एक राजा की समझदारी और जिम्मेदारी को समझे, ताकि वह अपनी दैवीय शक्तियां वापस पा सके और शान से लौट सके। लेकिन उसके इन कामों से लोकी बहुत खुश हुआ, जो वहीं पास में था, क्योंकि ये सारी घटनाएं लोकी ने ही रची थीं। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि ओडिन का बेटा होने के बावजूद, जब वह साफ तौर पर ज्यादा होशियार था, तो भी गद्दी पर उसका कोई हक क्यों नहीं था। हार मानने को तैयार न होते हुए उसने थॉर के राज्याभिषेक समारोह को खराब करने के लिए एक छोटी सी चाल चली। दृश्य बदलता है। सू मिंग अब एक प्राइवेट जेट से न्यू मैक्सिको पहुंच चुका था। जिस जगह पर वह हथौड़ा गिरा था, शील्ड ने अब वहां एक अस्थायी बेस बना लिया था, जिसका कोड नाम 084 था। इससे अलौकिक घटनाओं को नियंत्रित करने का शील्ड का तरीका भी पता चलता है। घेराबंदी, जांच, मामला दबाना। उन्होंने यांत्रिक उपकरणों से हथौड़े को हटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि किसी भी बाहरी ताकत से उसे जरा भी हिलाया नहीं जा सकता था। साथ ही उन्होंने हथौड़े की सतह पर बने प्रतीकों और ऊर्जा क्षेत्र का विश्लेषण किया, लेकिन एसगार्डियन तकनीक की जानकारी न होने के कारण काम की गति बहुत धीमी थी। एजेंट कोल्सन की अगुवाई में सू मिंग ने आखिरकार वह मशहूर म्याऊं म्याऊं हथौड़ा म्योल्निर देख ही लिया। जांच। म्योल्निर कीमत 50 अरब अमेरिकी डॉलर बदला नहीं जा सकता। उसने तुरंत एसगार्ड से आई इस चीज की जांच की और सिस्टम द्वारा दिखाई गई कीमत देखकर सू मिंग की आंखें चमक उठीं। ये नतीजा कि इसे बदला नहीं जा सकता, इसकी उम्मीद भी थी। अगर थॉ का हथौड़ा इस तरह पैसों के बदले बदला जा सकता, तो शायद थॉ की किस्मत आगे की थॉ से जुड़ी कहानियों में बहुत खराब होती। हथौड़े के सामने क्रेन को एनजोड़ पहली बार नाकाम होते देखकर सू मिंग ने अपने हाथ मले। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। क्या मैं कोशिश करूं? एजेंट कोल्सन ने अपनी टाई ठीक की, ये सोचते हुए कि तुम्हें कोशिश करने देना मतलब ये जानना था कि तुम कितने ताकतवर हो। उसका असल इरादा तुम्हें इस हथौड़े को उठाने की कोशिश करने देना ही था, लेकिन बिना किसी कमीशन के। शायद तुम इसकी तरफ देखते भी नहीं। उसे ये भी हैरानी हो रही थी कि क्या ये 10 करोड़ का कमीशन उसे कोई सरप्राइज देगा। जरूर, कोशिश करो। सू मिंग ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और हथौड़े की तरफ बढ़ा। उसका हैंडल पकड़ा और अपनी सांस को थोड़ा नियंत्रित किया, एक जोरदार खिंचाव के साथ। चलो शुरू करते हैं। ये कहना ही पड़ेगा कि सिस्टम के बदलाव के बाद सू मिंग के पास पहले से ही आम लोगों की पहुंच से कहीं ज्यादा ताकत थी। अबॉमिनेशन यानी बदला हुआ ब्रॉन्ज की इस बात को अच्छी तरह समझता था, लेकिन म्योल्निर के सामने सू मिंग की ताकत एक आम इंसान जैसी लगने लगी। म्योल्निर को पकड़े हुए सू मिंग की बाहों की नसें फूल गईं, लेकिन मियाओ मियाओ हथौड़ा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। सू मिंग ने हार नहीं मानी। उसने दोनों हाथों से हैंडल को कसकर पकड़ा, अपने पैरों को हॉट स्टांस में मजबूती से जमाया और फिर से जोर लगाया। धड़ाम। जबरदस्त ताकत के कारण सू मिंग के पैर जमीन में गहरे धंस गए, जिससे धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। अरे बाप रे! एजेंट कोल्सन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह डेस्टिनी की जबरदस्त ताकत देखकर हक्का बक्का रह गया।
हथौड़े के पास लंबे समय से चल रही मशीनों ने वहां की जमीन को पहले ही इतना सख्त बना दिया था कि वह पत्थर जैसी हो गई थी, फिर भी उसने सिर्फ एक झटके में अपने पैरों को जमीन में धंसा दिया। ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। लेकिन सच कहूं तो हथौड़ा अपनी जगह पर ही अड़ा रहा, वह 1 इंच भी नहीं हिला। लगता है हथौड़ा अब भी ज्यादा ताकतवर है। डेस्टिनी हथौड़ा उठा पाएगी या नहीं, इस बारे में कोल्सन की जिज्ञासा धीरे धीरे स्वीकार्यता में बदल गई। पिछले कुछ महीनों में उसने हथौड़े की जिद को कई बार देखा था। चाहे कोई भी तरीका आजमाया गया हो, ऐसा लगता था कि हथौड़े का अपना ही दिमाग है। वह चुपचाप वहीं पड़ा रहता था, बिल्कुल भी नहीं हिलता था, जरा भी नहीं। सिल्वर ड्यूक जैसी ताकतवर हस्ती के सामने भी ऐसी चीजें आ सकती हैं जिन्हें वह संभाल नहीं सकता। इस पल सू मिंग के दिल में कड़वी निराशा की एक लहर उठ पड़ी। अब तक ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह संभाल न सका हो। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पहली चीज जो उसे बेबस कर देगी वह यह मामूली सा दिखने वाला हथौड़ा होगा। भले ही वह अच्छी तरह जानता था कि यह हथौड़ा एक ग्रह के केंद्र से बना एक परम दिव्य हथियार है और इस पर ऑल फादर ओडिन का जादू है। लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसा प्राणी नहीं बनना चाहेगा जो म्योल्निर को आज़ादी से चला सके। कैप्टन अमेरिका, वह लड़का जिसका बट बहुत सेक्सी है, इसे उठा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। जमीन पर वापस कूदने के बाद सू मिंग ने कई और कोशिशें की, लेकिन म्योल्निर टस से मज नहीं हुआ। धीरे धीरे सू मिंग ने इसे उठाने का विचार ही छोड़ दिया। थप्पड़। निराश होकर उसने हथौड़े के हत्थे पर एक थप्पड़ मारा। मैंने हार मान ली, क्या इतना काफी नहीं है। अचानक म्योल्निर का हत्था जो वहां टिका हुआ था सू मिंग के थप्पड़ से थोड़ा सा घूम गया, हालांकि हथौड़े का सिर जमीन में मजबूती से गड़ा रहा। अरे! सू मिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो अभी अभी हुआ था उससे वह पूरी तरह हैरान था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह हथौड़े को 1 इंच भी हिला नहीं पाया था, तो फिर एक हल्के से थप्पड़ में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। फिर भी वह म्योल्निर को हिला पाया जिस पर ओडिन का जादू था। क्या ये वैज्ञानिक है? सू मिंग कुछ समझ नहीं पाया। सू मिंग के रेत उड़ाने से अपने शरीर पर जमी धूल को एजेंट कोल्सन ने झाड़ दिया। जब उसने देखा कि डेस्टिनी के हल्के से थप्पड़ से हथौड़े का हत्था कुछ डिग्री घूम गया है, तो टाई ठीक कर रहा उसका हाथ कांप उठा और टाई ठीक होने के बजाय ढीली हो गई। हथौड़ा हिल गया। कोल्सन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने डेटा उठाया और हथौड़े की मूल दिशा और कोण को देखा। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और उपकरणों की मदद से बार बार माप लेने और तुलना करने को कहा। अंतिम निष्कर्ष ये निकला, हथौड़े का हत्था 38.6 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम गया था। इस खोज से हर कोई जोश से भर गया। सू मिंग ने अविश्वास भरी नजरों से अपने दाहिने हाथ को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई छिपी हुई शक्ति हो, या फिर यह कि यह विदेशी कलाकृति भी प्राचीन पूर्वी दर्शन का पालन करती है, यानी कुछ भी न करते हुए भी सब कुछ हासिल कर लेना। उसने हथौड़ा उठाने की कोशिश छोड़ दी और तभी वह घूम गया। क्या ये बात भरोसे लायक है? लेकिन जो भी हो, हथौड़ा हिला तो था ही। सू मिंग ने, जो अब तक एक आंशिक सफलता हासिल कर चुका था, कोल्सन के कहने पर फिर से कोशिश करना शुरू किया। लेकिन हथौड़ा अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, बिल्कुल स्थिर। सू मिंग ने पहले की तरह म्याऊं म्याऊं हथौड़े पर कुछ और थप्पड़ भी मारे, लेकिन चाहे उसने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया हो या बाएं का, चाहे फोरहैंड मारा हो या बैकहैंड, हथौड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कोशिश करने के बाद सू मिंग का सब्र जवाब दे गया और उसने आखिरकार हार मान ली। जो भी हो, एक हथौड़े की ताकत को लेकर उसी हथौड़े से बहस करने का क्या फायदा। शायद हालात बहुत अचानक बदल गए थे, या ऑलफादर ने जो दिन चुना था वह गलत था, या गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने पहले से कोई उतरने की जगह नहीं चुनी थी। वह राजकुमार, जिसे अब एक आम इंसान बना दिया गया था, धरती पर पहुंचते ही, जमीन पर उतरने से पहले ही हवा में एक छोटे से पिकअप ट्रक से टकरा गया। हाँ, वह थॉर ही था। जाने फॉस्टर जल्दी से कार से बाहर निकली ताकि वह देख सके कि क्या हुआ है, क्योंकि सड़क पर बहुत अंधेरा था और गलती से उन्होंने किसी को टक्कर मार दी थी। प्लीज मरना मत। खुशकिस्मती से थॉर को कोई चोट नहीं लगी थी। हथौड़ा, हथौड़ा। उसने जोर से अपने हथौड़े को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। थॉर को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ऑलफादर ने उसे अकेला छोड़ दिया है। पिताजी, पिताजी। इस भारी बदलाव को स्वीकार न कर पाने की वजह से वह अब भी यह सोच रहा था कि वह वापस जाकर अपने पिता से बात करके उन्हें मना लेगा। हाइमदल, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, बायफ्रॉस्ट ब्रिज को नीचे लाओ। थॉर ने बायफ्रॉस्ट ब्रिज को बुलाने की कोशिश की ताकि वह वापस जा सके, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह एक खाली जगह में आवाज लगा रहा है। थॉर के अजीब बर्ताव को देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि वह या तो कोई शराबी है या फिर मानसिक रूप से बीमार। वह तो बिल्कुल बेमतलब की बातें कर रहा था। बिना सोचे समझे उन्होंने एक टेजर निकाला और उसे थॉर की तरफ तान दिया। थॉर, जो कि थंडर गॉड था, उसने ये देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो अपनी बेइज्जती महसूस हुई।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, थॉर को, इतनी छोटी सी चीज से धमकाने की? ममो हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, थॉर, जो कि थंडर गॉड था, एक बहुत तेज टेजर के झटके की चपेट में आ गया। उसका शरीर अकड़ गया और कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शायद थॉर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि थंडर गॉड, जो कभी इतनी ताकतवर हस्ती था, वह अपनी ही सबसे बड़ी ताकत यानी बिजली से ही हार जाएगा, और वह भी इतनी कम ताकत वाली बिजली से। वह ग्रुप बेहोश थॉर को अस्पताल ले गया। जेन फोस्टर, उसकी असिस्टेंट डेजी लुइस और मेंटर एरिक सेल्विग एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उस समय वे एक विशाल पहाड़ की चोटी पर आकाशीय हलचलों का अध्ययन कर रहे थे। अचानक आसमान में कुछ अजीब सा हुआ और स्वर्ग से नीचे उतरता एक विशाल भंवर देखकर जेन डर गई। वह मुड़ी और भागने के लिए गाड़ी का एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह थॉर से टकरा गई, जो अभी अभी टेलीपोर्ट होकर नीचे आया था। शुरू में जेन को लगा कि वह आदमी बस बड़बड़ा रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस चुंबकीय तूफान की वे तस्वीरें ले रहे थे, उनमें उन्हें सचमुच कोई आकृति दिखाई देगी। इसका मतलब था कि थॉर सचमुच बाहरी अंतरिक्ष से आया था। तीनों अस्पताल लौटे, लेकिन देखा कि वार्ड खाली था। थॉर भाग चुका था। जब वे अभी भी सोच ही रहे थे कि इस बाहरी ग्रह से आए मेहमान को कहाँ ढूंढें, तभी जेन, वह महिला ड्राइवर जिसने गाड़ी पीछे करते समय अपने रियरव्यू मिरर में नहीं देखा था, ने एक बार फिर थॉर को टक्कर मार दी, जो इत्तेफाक से वहीं से गुजर रहा था। होश खोने से ठीक पहले थॉर के मन में एक विचार कौंधा। कैसा हथौड़ा देवता हूं मैं, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। ... जब उसका भाई थॉर निर्वासन में था, तब उसका छोटा भाई लोकी खाली नहीं बैठा था। जब लोकी फ्रॉस्ट जायंट से लड़ा, तो उसे पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। आम एसगार्डियन लोग फ्रॉस्ट जायंट जाति के संपर्क में आते ही तुरंत ठंड से जम जाते थे। फिर भी वह पूरी तरह सुरक्षित रहा, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अपने शक को पक्का करने के लिए लोकी अपने पिता के खजाने में गया और कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स उठा लिया। जिस पल उस चीज ने उसके हाथ को छुआ, लोकी की त्वचा बिल्कुल फ्रॉस्ट जायंट जाति जैसी हो गई। रुको, ओडिन को शायद पहले ही कोई पूर्वाभास हो गया था। वह ठीक समय पर लोकी को रोकने के लिए वहां पहुंच गया। कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स फ्रॉस्ट जायंट जाति का सबसे बड़ा खजाना था। इसमें मृत्युलोक की बेहद ठंडी शक्ति समाई हुई थी, जो जबरदस्त ठंड पैदा करके किसी भी चीज को जमा देने की क्षमता रखती थी। एक बार खुल जाने पर ये 9 लोगों को एक कभी न खत्म होने वाले हिमयुग में धकेल सकता था। आखिर मैं हूं कौन? अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए लोकी ने अपने पिता की ओर पीठ किए हुए पूछा, तुम मेरे बेटे हो? ओडिन ने शांति से लोकी के सवाल का जवाब दिया, लेकिन मन ही मन एक गहरी सांस ली। यह इतना आसान नहीं हो सकता। लोकी मुड़ा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, और वह ओडिन को घूर रहा था। उसकी त्वचा का रंग, जो पहले गहरे नीले रंग का हो गया था, अब धीरे धीरे वापस सामान्य हो रहा था। इस पल उसके मन के अंदर के शक की लगभग पुष्टि हो चुकी थी, फिर भी वह ओडिन से सच जानना चाहता था। उस समय जो तुम जोतुन्हेम से अपने साथ लाए थे, वह सिर्फ कैस्केड ही नहीं था, है ना? बुढ़ाते हुए ओडिन ने लोकी की ओर देखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और उसके चेहरे पर कई मिलीजुली भावनाएं झलक रही थीं। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं मंदिर के अंदर गया और मुझे वहां एक शिशु मिला, बहुत ही छोटा, किसी जायंट विशालकाय प्राणी की संतान जैसा बिल्कुल नहीं। उसे बस वहीं छोड़ दिया गया था। वह लगभग मरने ही वाला था। वह लॉफी का बेटा था। सुमिंग 084 के टेम्पररी बेस में बस गया। उसने एजेंट कॉल्सन को हथौड़े पर रिसर्च करने में मदद की और थॉर के आने का इंतजार किया। हालांकि सुमिंग को यह नहीं पता था कि थॉर अभी तक धरती पर गिरा है या नहीं, लेकिन उसे यह पक्का पता था कि थॉर अपना हथौड़ा वापस पाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। ... इजाबेला का रेस्टोरेंट। डेजी लगातार सवाल पूछती रही, जबकि वह थॉर को तेजी से खाना खाते हुए देख रही थी। तुम आसमान से नीचे कैसे गिरे? तुमने जैम टार्ट्स का पूरा एक डिब्बा खा लिया है, फिर भी तुम्हें इतनी भूख कैसे लगी है? थॉर ने डेजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना गिलास खाली कर दिया। ये स्वादिष्ट ड्रिंक क्या है? एक और लाओ, तोड़ दो। उसने बड़े अंदाज में कप नीचे फेंक दिया, जैसे वह सबको कोई बहुत बड़ा सम्मान दे रहा हो। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। वहां खाना खा रहे लोग और वेटर सब थॉर को हैरानी भरी नजरों से घूरने लगे, जैसे वे कहना चाह रहे हों, ये बदतमीज आदमी कहाँ से आ गया? थॉर का ये बर्ताव जेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने थॉर को याद दिलाया कि उसे थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए, लेकिन थॉर ने जेन की सलाह को हंसी में उड़ा दिया। ठीक उसी समय पास बैठे कुछ ग्राहकों की जोरदार बातचीत उन तक पहुंची। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में एक सैटेलाइट गिरा है। हम तो बस उसे देखने ही जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI वाले फिर से आ गए। इस बात में थॉर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सैटेलाइट किसे कहते हैं, लेकिन इस खबर ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक सेल्विग की जिज्ञासा जरूर जगा दी। तुम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हो, वह दिखने में कैसा था?
किसी को उत्सुक देखकर वह राहगीर थोड़े गर्व के साथ बताने लगा, मुझे नहीं पता कि सैटेलाइट कैसा दिखता है, लेकिन वह बहुत भारी है। मेरा मतलब है, उसे कोई हिला भी नहीं सकता। मैंने सुना है कि उससे रेडिएशन भी निकल रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थॉर उसके पीछे पहुंच गया। उसने उस राहगीर का कंधा पकड़कर पूछा, वह कहाँ है? हालांकि सैटेलाइट में थॉर की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आसमान से गिरी कोई ऐसी चीज़ जिसे उठाना नामुमकिन हो, उसे देखकर थॉर को शक होने लगा। हो सकता है कि यह उसका खोया हुआ हथौड़ा ही हो। थॉर के खुरदुरे बर्ताव और उसकी विशाल कद काठी से डरकर उस राहगीर ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, यहाँ से 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर। थॉर मुड़ा और चला गया, राहगीर की नेक चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। अपना समय बर्बाद मत करो, जब हम वापस आए तो सेना पहले से ही वहां मौजूद थी। थॉर को ट्रैफिक नियमों की कोई समझ नहीं थी। वह शान से सड़क पर चल पड़ा, जिससे चौराहे से गुजरने वाली कई कारों को रुकना पड़ा। ठीक उसी पल जेन दौड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आए। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ से 80 किलोमीटर पश्चिम में। थॉर ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। क्यों? जेन को समझ नहीं आया कि यह खूबसूरत सुनहरे बालों वाला आदमी अचानक वहां से निकलकर क्या करना चाहता था। वह चीज़ वापस लेने जो मेरी है। थॉर जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उसे उतना ही ज्यादा लगता कि जिस चीज़ का जिक्र उस राहगीर ने किया था, वह उसका हथियार ही था। पीछे से आए तीनों वैज्ञानिकों की तरफ मुड़कर वह रुका और उन्हें एक सुझाव दिया, अगर तुम मुझे म्योलनीर ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। म्यू म्यू, यह म्यू म्यू क्या है? डेजी लुइस को थॉर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आईं। ठीक उसी पल अनुभवी मार्गदर्शक एरिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। थॉर, म्योलनिर और बाइफ्रोस्ट ब्रिज, ये सब तो बस बचपन में सुनी सुनाई कहानियां थीं। यह आदमी साफ तौर पर वहम का शिकार था और यकीनन एक खतरनाक और अस्थिर तत्व था। बेहतर यही था कि जितनी जल्दी हो सके इससे दूर रहा जाए। उसने जेन और डेजी को एक तरफ बुलाया और उन्हें सलाह दी, हम इसे वहां नहीं ले जा सकते। जेन के अंदर शोध की इतनी ज़बरदस्त ललक थी कि वह इस मामले की और गहराई से जांच करना चाहती थी। वह ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर चल क्या रहा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अपने मार्गदर्शक की नेक सलाह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकती। तब जेन ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि वह थॉर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दे सकती। थॉर को भला ऐसी छोटी मोटी बातों की क्या परवाह होती। अब विदा लेने का समय आ गया है। थॉर ने जेन का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक चुंबन दिया। हाथ पर अचानक मिले इस चुंबन से जेन बस बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने किसी तरह ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। थॉर ने उसकी झिझक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पूरी ईमानदारी से तीनों वैज्ञानिकों के नाम एक एक करके पुकारे, जेन फोस्टर, एरिक सेल्विग, डेजी। विदा। फिर उसने तीनों वैज्ञानिकों के सामने बड़े ही सलीके से झुककर अभिवादन किया। तभी एरिक को कुछ हद तक यकीन हुआ कि थॉर सचमुच एक राजकुमार है, क्योंकि उस पल उसका शाही अंदाज इतना जाहिर था कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। थॉर की उस सच्ची और गंभीर नज़र के सामने एरिक और डेजी ने भी कुछ हिचकिचाते हुए झुककर जवाब दिया। तीनों वैज्ञानिकों ने थॉर को विदा किया। जेन कुछ पल हिचकिचाए, वह काफ़ी देर तक थॉर को दूर जाते हुए देखती रही और फिर बाकी दोनों के पीछे पीछे चल दी। मोड़ पर मुड़ते ही जेन ये देखकर हैरान रह गई कि उसका छोटा पिकअप ट्रक कोई चला कर ले गया था। उसकी सालों की रिसर्च और पिछली रात के ज़रूरी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड सब उसी में थे। वह उन सूट पहने अजनबियों से सवाल करने के लिए दौड़ कर गई, जिन्होंने बिना इजाज़त के उसका सामान ले लिया था। एजेंट कॉल्सन ने उससे विनम्रता से लेकिन जोर देकर कहा, यह एक सुरक्षा खतरे से जुड़ा मामला है, हमें ये चीज़ें लेनी ही होंगी। धन्यवाद। पास से गुजरते एक एजेंट ने कैजुअली डेजी का आईपैड भी उठा लिया। उनकी हैरान नज़रों के सामने वह रहस्यमयी काफिला उनके सारे रिसर्च मटेरियल, जिसमें उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल थे, लेकर चला गया। जेन, मेरी सालों की रिसर्च बस ऐसे ही कोई ले गया। डेजी, और मेरा आईपैड। जेन, मटेरियल के बैकअप और बैकअप के भी बैकअप सब ले गए। डेजी, और वो 30 गाने जो मैंने अभी अभी डाउनलोड किए थे। एरिक, क्या तुम प्लीज़ अपने आईपैड का जिक्र करना बंद करोगी? जेन, आखिर ये लोग हैं कौन? एरिक, मेरा एक दोस्त है जो गामा किरणों पर रिसर्च करता है। जब से शील्ड उसे ढूंढने आई है तब से वह लापता है। ओह, मेरा एक और दोस्त भी है, मैं उसे अभी ईमेल करता हूँ। डेजी, लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर भी तो वे लोग ले गए। सूरज डूबते समय आसमान का रंग खून जैसा लाल था। तीनों साइंटिस्ट छत पर बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। डॉट डॉट डॉट। थॉर को एहसास हुआ कि अगर उसे कहीं जाना है तो उसे एक सही सवारी की ज़रूरत होगी। उसने चारों ओर देखा और जब उसे पेट पैलेस का साइन बोर्ड दिखा तो उसकी आंखें चमक उठीं।
वह बड़े ही बिंदास अंदाज में पेट स्टोर के अंदर चला गया। मुझे एक घोड़ा चाहिए। पेट स्टोर के मालिक ने ग्राहक की बात सुनी, या शायद पूरी तरह नहीं सुनी, और धीरे से ऊपर देखा और लंबे चौड़े थॉर को खाली नज़रों से घूरने लगा। थॉर की सच्ची नज़रों ने मालिक को यकीन दिला दिया कि उसने गलत नहीं सुना था, और उसने मशीनी अंदाज में जवाब दिया, यहाँ कोई घोड़े नहीं मिलते, सिर्फ कुत्ते, बिल्लियाँ और पक्षी मिलते हैं। तो फिर मुझे कोई बड़ा जानवर दे दो जिस पर मैं सवारी कर सकूं। थॉर ने बहुत ही गंभीरता से मालिक को अपनी ज़रूरत बताई। पेट स्टोर का मालिक अपने सामने खड़े उस हटे कट्टे आदमी को परेशान नज़रों से देखने लगा। वह सच में अपनी छोटी सी दुकान में ऐसी कोई चीज़ सोच ही नहीं पा रहा था जो इस आदमी के उस पर बैठने का वजन झेल सके। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक कार आकर रुकी और जेन की आवाज़ आई, हाय, क्या तुम्हें अभी भी सवारी चाहिए? जेन ने इस बारे में बार बार सोचा था, लेकिन फिर भी वह ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी इतनी मेहनत बिना किसी वजह के उससे छीन ली जाए। इसलिए वह एक और कार लेकर अपनी चीज़ें वापस लेने के इरादे से निकली, और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात थॉर से हो गई, जो उस समय पेट स्टोर में एक घोड़ा खरीदने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों कार में बैठकर डूबते सूरज की दिशा में आगे बढ़ चले। ... वह सवाल जो सालों से लोकी को परेशान कर रहा था, आखिरकार उसे उसका जवाब मिल ही गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि पिता ने इतने सालों तक हमेशा थॉर को ही ज़्यादा अहमियत दी थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी किसी फ्रॉस्ट जायंट, बर्फीले दानव के वंशज को एसगार्ड के सिंहासन पर नहीं बैठने देते। लोकी को ओडिन की उन बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था जिनमें ओडिन ने कहा था कि वह भविष्य में लोकी के जरिए एसगार्ड और फ्रॉस्ट जायंट जाति के बीच हमेशा के लिए शांति स्थापित करना चाहते हैं। वह पूरी तरह से भावुक होकर टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। तो क्या मैं बस एक ऐसा राक्षस हूँ जिसका इस्तेमाल आप, मेरे स्वामी, बच्चों को डराने के लिए करते हैं? लोकी ने अपने दिल का सारा गुबार जी भर कर निकाल दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ओडिन धीरे धीरे कमजोरी के कारण ज़मीन पर गिरते जा रहे हैं। जब उसने अपने पिता को ज़मीन पर बेसुध पड़ा देखा, तब जाकर लोकी का होश ठिकाने आया। असल में लोकी आज भी अपने परिवार से प्यार करता था। वह तो बस यही चाहता था कि उसे भी अपने भाई जितना ही प्यार मिले। हालांकि उसने ओडिन से ऊंची आवाज़ में सवाल किए थे, लेकिन उसके शब्दों में कोई द्वेष या बुराई नहीं थी। उस पल जब लोकी ने ओडिन की ओर देखा तो उसकी आंखों में शिकायत, आत्मग्लानि और हैरानी के भाव भरे हुए थे। उसने तुरंत पहरेदारों को बुलाया ताकि वे उसके पिता की ठीक से देखभाल कर सकें। जब द वॉरियर्स 3 शाही दरबार में पहुंचे तो लोकी पहले से ही सिंहासन पर बैठा हुआ था। अब वह एसगार्ड का राजा था। जो लोग थॉर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने नए राजा से गुजारिश की कि वे थॉर का वनवास खत्म कर दें और उसे एसगार्ड लौटने की इजाज़त दें। लेकिन लोकी ने सख्ती से मना कर दिया। राजा के तौर पर मेरा पहला आदेश मेरे पिता के आखिरी आदेश के खिलाफ नहीं हो सकता। इस बात ने उन्हें खुद थॉर को ढूंढने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन चारों ने जल्दी ही हाइमडाल को ढूंढ लिया। हाइमडाल ने जुबान से तो कहा कि वह राजा के आदेश की नाफरमानी नहीं करेगा, लेकिन वह बाइफ्रोस्ट ब्रिज को खोलने की चाबी यानी होफन तलवार ले जाना भूल गया। इसके तुरंत बाद वे थॉर के बताए हुए ठिकाने का पीछा करते हुए रोशनी की एक चमक के साथ वहां से गायब हो गए। एसगार्ड के योद्धाओं का राजा के आदेशों की नाफरमानी करके अपनी मर्जी से काम करना लोकी को बहुत नागवार गुजरा। एक के बाद एक, आखिर थॉर में ऐसा क्या है जो उसे मुझसे बेहतर बनाता है? उसने तय कर लिया कि अब वह उनके पुराने रिश्तों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। लोकी ने शाही राजदंड हाथ में लेकर जमीन पर जोर से मारा और अगले ही पल डिस्ट्रॉयर कवच वहां प्रकट हो गया। आधा सजिया अर्ड के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक होने के नाते लोकी ने तुरंत उसे थॉर का शिकार करने का आदेश दे दिया। लेकिन अभी भी एक अहम बात बाकी थी, हाइमडाल को बाइफ्रोस्ट ब्रिज खोलने के लिए राजी करना। आधा सजिया अर्ड के द्वारपाल के तौर पर हाइमडाल एक ऐसा पहरेदार था जो सब कुछ देख और सुन सकता था। उसकी आंखें 9 लोगों 9 रेल्म्स के पार तक देख सकती थीं। उसकी सुनने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड तक फैली हुई थी। वह तो घास के बढ़ने की आवाज़ भी सुन सकता था, और उसकी लड़ने की ताकत को कम समझना बहुत बड़ी भूल होती। बहुत ही चौकस हाइमडाल को काफ़ी समय से शक था कि फ्रॉस्ट जायंट्स, बर्फीले राक्षसों के हमले के पीछे लोकी का ही हाथ है। उसकी नज़रें जोटनहेम की तरफ जाते हुए लोकी का पीछा कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा तब हुआ था जब फ्रॉस्ट जायंट्स ने उसकी नाक के नीचे ही आधा सजिया अर्ड पर हमला कर दिया था। लोकी जानता था कि वह हाइमडाल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स, प्राचीन सर्दियों का संदूक का इस्तेमाल किया जिसे उसने पहले से ही तैयार रखा था, और हाइमडाल को जमा दिया। बस उसके बाद बाइफ्रोस्ट ब्रिज को इस्तेमाल करने का अधिकार लोकी के हाथों में आ गया। उसने धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हुए डिस्ट्रॉयर की तरफ देखा और उसकी आंखों में जीत की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्यूटे एंटीगो, न्यू मैक्सिको के पास। ये दक्षिण पश्चिमी यूएस
का एक रेगिस्तानी इलाका है और दिन की गर्मी के मुकाबले यहाँ रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। जेन थॉर को साथ लिए हुए आखिरकार उस जगह के पास पहुंच गई जहां हथौड़ा गिरा था, जो अब शील्ड का अस्थायी बेस 084 बन चुका था। इस बेस में तेजी से लगाए जा सकने वाले फौजी टैंक, कंटेनर मॉड्यूल और अस्थायी बाड़ें लगी थीं, और इसके ठीक बीच में हथौड़े के गिरने से बना गड्ढा मौजूद था। इसके चारों ओर गार्ड टावर, सर्चलाइटें और हथियारबंद गश्त करने वाले सैनिक तैनात थे, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके पास न फटक सके। ये पक्का किसी सैटेलाइट का मलबा नहीं है, वरना वे इसे हटा क्यों नहीं देते। इसके बजाय उन्होंने तो इसके चारों ओर एक किला ही खड़ा कर दिया है। पास की ही एक पहाड़ी पर जमीन पर लेटी हुई जेन दूरबीन से उस इमारत को देख रही थी और अपनी अटकलें लगा रही थी। रात की हवा काफ़ी ठंडी थी। जेन के ठीक बगल में बैठे थॉर ने अपनी जैकेट उतारी और बड़े ही प्यार से उसे जेन के ऊपर डाल दिया। जब मैं अपना हथौड़ा म्योल्नीर वापस ले लूँगा तो तुम्हारी चीज़ें वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूँगा। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? क्या मतलब? जेन ने हैरानी से थॉर की तरफ देखा। वह सोच रही थी कि इस भारी सुरक्षा वाले फौजी बेस में अकेले घुसने की हिम्मत थॉर को कहाँ से मिल रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आसानी से अंदर घुस जाओगे, वह चीज़ उठा लोगे और फिर सुरक्षित बाहर भी निकल आओगे? नहीं, मैं तो उड़कर बाहर आऊँगा। जेन की हैरानी भरी नज़रों के सामने ही थॉर खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। बेस 084 के अंदर स्टाफ अभी भी उस हथौड़े की खूबियों का बड़ी लगन से अध्ययन कर रहा था। उन्होंने पाया कि वह हथौड़ा लगातार एक तरह का व्यवधान, इंटरफेरेंस पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास लगे बिजली के उपकरणों पर कभी कभी असर पड़ रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइटों के सिग्नल में भी रुकावट आ रही थी और वे बादलों को भेद कर नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आसमान में बिजली की दो लकीरें कौंधी और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, मानो वह किसी चीज़ का स्वागत कर रही हो। ठीक उसी समय स्टाफ ने सूचना दी कि एक यात्री विमान बेस के ठीक ऊपर से गुजरने वाला है, साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 5434। एजेंट सिटवेल ने बड़े ही बेपरवाही से आदेश दिया, इस विमान का रास्ता बदलवा दो। एजेंट सिटवेल शील्ड का सिर्फ एक लेवल 6 एजेंट था, फिर भी उसके पास किसी भी समय किसी सिविलियन एयरलाइनर को मौखिक आदेश देकर उसका फ्लाइट पाथ बदलने का अधिकार था। शील्ड की ताकत साफ जाहिर थी। अचानक कंप्यूटर ने बाड़ के पश्चिमी तरफ एक गड़बड़ी दिखाई और सिटवेल ने तुरंत ही अपने लोगों को वहां भेज दिया। जब सिक्योरिटी स्टाफ वहां पहुंचा तो उन्हें कंटीले तारों वाली बाड़ के नीचे एक सुराग दिखा। जब वे टॉर्च की रोशनी में देख रहे थे तभी अचानक उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी के पास एक साया नजर आया। ताकतवर बाजुओं ने कुछ ही पलों में गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि अंदर घुस आया थॉर था। ठीक उसी समय आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी। थॉर ने बड़े ही आराम से एक गहरे रंग का रेनकोट पहन लिया और अंधेरे में छिपकर बेस के मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसका हथौड़ा तो वहीं रखा था। सूमिंग अभी अभी हथौड़े से थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। 1 मिनट पहले ही उसे एक बार फिर हथौड़ा न उठा पाने की नाकामी का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों से यह सिलसिला लगातार चल रहा था। सूमिंग ने चुपके से हथौड़े पर मैग्नेटिक कंट्रोल का इस्तेमाल किया था ताकि वह दूर से ही उस म्याऊं म्याऊं हथौड़े को कंट्रोल कर सके। आखिरकार वह था तो बस एक बड़ा सा लोहे का हथौड़ा ही। लेकिन हथौड़े पर कोई असर न होते देख और अपनी बेबसी को महसूस करते हुए सूमिंग को यह समझ आ गया कि यह तरीका भी काम नहीं करेगा। मैं इसे हिलाऊं तो कैसे? ठीक उसी समय एजेंट कोल्सन के वॉकी टॉकी पर एक गार्ड की रिपोर्ट सुनाई दी। एजेंट पर हमला हुआ है, बेस में कोई घुस आया है। अचानक बेस के अंदर और बाहर जोरदार अलार्म बजने लगे और साथ ही बेस के हर कोने में लाल रंग की चमकती हुई बत्तियां जलने बुझने लगीं। सभी सिक्योरिटी एजेंट्स तुरंत ही चौकन्ने हो गए। वे अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट आए और अपनी चौकसी और भी बढ़ा दी। पहाड़ी पर खड़ी जेन ने जब देखा कि थॉर ने इतनी बड़ी हलचल मचाने की हिम्मत की है तो वह थोड़ी घबरा गई। वह तेजी से अंधेरे में छिप गई और अपने गुरु एरिक को फ़ोन करने लगी। वह तो बस अपनी मर्जी से बिना किसी अंजाम की परवाह किए चुपके से यहाँ चली आई थी। उसने फ़ोन पर बताया कि वह बड़े गड्ढे के पास पहुँच गई है और अगर उसे 1 घंटे में कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें गड्ढे के पास आकर उसे ढूंढना चाहिए। उसने एरिक की बात न मानने के लिए माफ़ी भी मांगी। इस समय तक थॉर बड़े गड्ढे के चारों ओर बने टेंट के रास्ते के पास पहुंच चुका था। दूर से उसने हथौड़े का जाना पहचाना हत्था देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा जहां बिजली और भी ज्यादा घनी लग रही थी। मेरी प्यारी, तुम काफ़ी समय से मेरा इंतज़ार कर रही हो, है ना? थॉर के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। फिर वह फुर्ती से टेंट के रास्ते में घुस गया और बड़ी सफाई से एक गार्ड को काबू कर लिया। टारगेट पूर्वी रास्ते में दिखाई दिया है। एजेंट कॉल्सन ने फौरन आदेश दिया, ऊंची जगह पर जाओ, बंदूक ले आओ। दृश्य बदला और एक दीवार पर कई तरह के हथियार टंगे हुए दिखाई दिए। मजबूत हाथों की एक जोड़ी कुछ देर के लिए एक स्नाइपर राइफल पर रुकी, फिर उसने फौरन एक हथियार चुन लिया, एक कंपाउंड बो धनुष।
धनुष लिए वह आकृति तेजी से एक क्रेन की टोकरी में कूद गई और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। सू मिंग ने एजेंट कॉल्सन की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर काफी गंभीरता थी, मानो वह किसी बहुत बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। सू मिंग ने उसे दिलासा दिया, आराम से रहो, कॉल्सन। एजेंट कॉल्सन को आपातकालीन स्थितियों से निपटने का काफी अनुभव था, इसलिए उसे बेस पर हमले की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर किसने शील्ड को चुनौती देने की हिम्मत की है। उसका वह हाथ, जिसमें वॉकी टॉकी नहीं था, अनजाने में ही अपनी टाई ठीक करने लगा, और सू मिंग की बातें सुनकर उसकी गंभीरता में थोड़ी राहत भी झलकने लगी। काफी हद तक राहत महसूस करते हुए कॉल्सन ने सोचा कि सू मिंग उसे इसलिए दिलासा दे रहा है क्योंकि वह उसकी तरफ से इस घुसपैठिए से निपटना चाहता है। मिस्टर डेस्टिनी सच में एक अच्छे इंसान हैं। अगर सू मिंग को उस पल कॉल्सन के विचारों का पता होता तो वह यकीनन उसकी इस कल्पना पर हंस पड़ता। उसने तो साफ तौर पर सिर्फ जांच पड़ताल का काम ही अपने हाथ में लिया था। जहां तक लोगों की पिटाई करने की बात थी तो उसके लिए तो अलग से पैसे लगते। सू मिंग ने कॉल्सन को इसलिए आगाह किया था क्योंकि वह जानता था कि जो व्यक्ति वहां आया था वह कोई और नहीं बल्कि थॉर था, जिसकी दैवीय शक्तियां छिन चुकी थीं। उस समय थॉर महज एक आम इंसान था, ज्यादा से ज्यादा वह दूसरों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर और हैंडसम था, लेकिन ये कहना कि वह शील्ड की घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल सकता था, ये सचमुच अजीब बात होती। तो सू मिंग का मतलब ये था, तुम लोग इसे खुद ही संभाल सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ... थॉर का सामना एक बड़े आदमी से हुआ जो उससे भी ज्यादा लंबा था और उसका रास्ता रोक रहा था। भले ही उसने अपनी दैवीय शक्ति खो दी थी, लेकिन उसके लड़ने के कौशल और साहसी इरादे अभी भी कायम थे। भले ही वह लड़खड़ाकर बाहर की ओर गिरा और लुढ़का, जिससे वह कीचड़ में सन गया, लेकिन इसे थॉर को जीतने से कोई नहीं रोक पाया। कोल्सन के वॉकी टॉकी से एक आवाज आए, आदेश दो, कोल्सन। मैं तो लगभग उसका फैन ही बन गया हूँ। हॉकाई क्लिंट बार्टन ने पहले ही अपना धनुष निकाल लिया था और काफी देर से निशाना साधे हुए था। बारिश और भी तेज होती गई और जमीन बहुत ज्यादा कीचड़ वाली हो गई। कीचड़ में सना हुआ थॉर उस बड़े गाद से निपट चुका था और उसने बड़े ही अंदाज में अपने सुनहरे बालों को झटका जो बारिश के पानी से भीगे हुए थे। थॉर की नज़र में एक मर्द का रोमांस तो बस लड़ने और जीत हासिल करने में ही होता है। वह 2 कदम आगे बढ़ा और उस ढक्कन को फाड़कर खोल दिया और उसकी आंखों के सामने जाना पहचाना म्योल्निर हथौड़ा आ गया। जीत भरी मुस्कान के साथ थॉर उस हथौड़े की ओर बढ़ा। कोई चांस नहीं। हॉकाई ने अपना कोन एंगल फिर से ठीक किया और थॉर को घूर कर देखा, जो उसके तीरों की सीधी जद में था। उसने कोल्सन को याद दिलाया कि अब कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका है। रुको, मैं देखना चाहता हूँ। कोल्सन एक छिपे हुए कोने से हथौड़े के पास खड़े थॉर को देख रहा था। उसे इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि यह आदमी इतनी तेजी से अंदर क्यों घुसा, भले ही इसका मतलब शील्ड का दुश्मन बनना ही क्यों ना हो। इस आदमी के कौशल बहुत अच्छे थे, इतने सारे गार्ड मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। इसके अलावा जिस तरह से वह उस हथौड़े को देख रहा था वह उन सभी से बिल्कुल अलग था। शायद कुछ होने वाला था। इस बीच थॉर बस उस हथौड़े को ही घूरे जा रहा था और मूर्खों जैसी मुस्कान के साथ सोच रहा था कि वह फिर से उस हथौड़े को उठाएगा, एसगार्ड वापस जाएगा और अपने पिता से जी भरकर बात करेगा, या फिर अपनी गलती मान लेगा और फिर अपनी खोई हुई महानता को फिर से हासिल कर लेगा। अचानक एक तरफ से एक आवाज आई, हे राजकुमार, क्या कोई शर्त लगाना चाहोगे? ठीक उसी पल सू मिंग उस जगह के दूसरी तरफ खड़ा था। उसके सिर के ऊपर एक छाता तैर रहा था और वह पूरी तरह से सूखा हुआ था। वह मछली पकड़ने वाली कुर्सी पर आराम से बैठा था और थोड़ी अस्त व्यस्त हालत वाले थॉर को बड़े चाव से देख रहा था। इस लापरवाह आदमी ने बस हथौड़े की तरफ दौड़ लगाई थी और उसे देखा तक नहीं था। इसी बात ने सू मिंग को थॉर को छेड़ने के लिए कुछ कहने से रोक नहीं पाया। थॉर के विचार असगाद से वापस लौटे और किसी को बोलते सुनकर उसने उस तरफ देखा। उसने देखा कि मिडगार्ड जैसा चेहरा मोहरा लिए एक व्यक्ति वहां बड़े आराम से बैठा है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा है। उसके सिर के ऊपर एक छाता तैर रहा था जो सारी बारिश रोक रहा था। यह उसके पूरी तरह भीगे हुए शरीर के साथ एक अजीब सा विरोधाभास बना रहा था। क्या यह मिडगार्ड का जादू है? जब मुझे मेरा हथौड़ा वापस मिल जाएगा तो मैं भी ऐसा ही कर पाऊंगा। रुको, उसे कैसे पता कि मैं एक राजकुमार हूं? क्या इस इंसान के पास भी भविष्य देखने की शक्ति है? शर्त क्या है? ये सोचते ही थॉर की दिलचस्पी बढ़ गई। मेरी शर्त है कि तुम ये हथौड़ा नहीं उठा पाओगे। सू मिंग ने अपना हाथ उठाया और जमीन पर पड़े म्याऊं म्याऊं हथौड़े की ओर इशारा करते हुए अपनी बात कही। हा। बिजली के देवता थॉर को लगा जैसे उसने कोई बहुत ही बेतुकी बात सुन ली हो और वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी की गूंज से वह सफ़ेद तंबू भी कांप उठा। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? थॉर ओडिनसन। यह म्योल्निर असल में मेरा ही है। अगर मैं भी इसे नहीं उठा सकता तो और कौन उठा पाएगा?
लगता है तुम्हें कुछ बातें तो पता हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। म्योल्निर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसे आम लोग यूं ही उठा सकें। इसे सिर्फ मैं ही उठा सकता हूं, मैं ही इसका स्वामी हूं। थॉर नीचे झुका और हथौड़े का हत्था पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच हवा में ही उसकी हरकत अचानक रुक गई। तुमने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि दांव पर क्या लगा है। सीधा खड़ा होते हुए थॉर ने अपने बालों को झटका, हाथ से उन पर से बारिश का पानी हटाया और ऊपर सू मिंग की ओर देखा। वह इस आसान जीत को गंवाना नहीं चाहता था, और अगर इस बहाने उसे कुछ और भी मिल जाए तो ये यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। थॉर को देखते हुए, जो इस समय खुद को साबित करने के लिए बेताब एक बच्चे जैसा लग रहा था, सू मिंग के चेहरे पर बहुत ही सच्ची और गंभीर अभिव्यक्ति थी। ऐसा करते हैं, अगर तुम ये हथौड़ा नहीं उठा पाए तो मैं जीत जाऊंगा। शर्त यह है कि तुम मुझे अपने घर ले चलोगे। नहीं। सू मिंग का ये प्रस्ताव सुनकर थॉर की सतर्कता और बढ़ गई और उसने तुरंत ही मना कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या एसगार्ड कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी एरा गैरा चला जाए? तुम खुद को समझते क्या हो? और हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हार जाऊंगा? ये शर्त सही नहीं है, चलो इसे बदल देते हैं। असगार्ड के राजकुमार और ओडिन के बेटे होने के नाते थॉर किसी भी अनजान मूल के व्यक्ति को इतनी आसानी से अपने साथ वापस नहीं ले जा सकता था। वह असगार्ड के लिए किसी भी बाहरी छिपे हुए खतरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। थॉर का ये पक्का इनकार देखकर सू मिंग को लगा कि शायद वह थोड़ा ज्यादा ही जल्दबाजी कर गया था। एक पल के लिए उसे कुछ और समझ नहीं आया और उसने बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए। चूंकि यह शर्त काम नहीं कर रही है और अभी मुझे कुछ और सूझ भी नहीं रहा, तो जो भी हो। इस पल थॉर, जो सू मिंग को बहुत गौर से देख रहा था, ने शुरू में सोचा था कि असगार्ड जाने का सुझाव देने के पीछे उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। लेकिन अब जब उसने जो हो सो हो वाला रवैया दिखाया तो थॉर की चौकसी काफी हद तक कम हो गई। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें अपनी कोई एक कीमती चीज दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हारते हो। सू मिंग को उम्मीद नहीं थी कि थॉर इतना नेक होगा कि शर्त को बदलकर किसी कीमती चीज पर लगा देगा। ये सोचते हुए कि अभी वह असगार्ड तो जा नहीं सकता, थॉर से कोई कीमती चीज हासिल करना भी काफी अच्छा सौदा लग रहा था। एक रईस से जैसी उम्मीद होती है, उसने मोल भाव भी नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम जीतते हो तो यहाँ बिना इजाज़त घुसने की जो भी मुसीबत होगी उसे मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एजेंट कॉल्सन बीच में बोलकर उसे रोकना चाहता था। सू मिंग के काम साफ तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। लेकिन जब उसने देखा कि सू मिंग आत्मविश्वास भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा है, तो एजेंट कॉल्सन के होंठ हिले, पर वह कुछ बोला नहीं। वैसे भी बिना इजाज़त घुसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और मिस्टर सिल्वर ड्यूक की दोस्ती और पक्की करने के लिए अगर वह उसे यह अधिकार दे भी देता तो क्या हर्ज था। डायरेक्टर फ्यूरी को शायद इससे कोई एतराज़ नहीं होता। थॉर ने सू मिंग की बातों पर गहराई से सोचा और फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। और जैन और उनकी जो भी चीज़ें हैं वे उन्हें वापस मिलनी चाहिए। सू मिंग को जैन नाम याद आया। ऐसा लगा कि यह वही औरत थी जिसने थॉर के पहली बार जमीन पर उतरते ही उसे जोर का झटका देकर दूर फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि थॉर का उन 3 वैज्ञानिकों के साथ अच्छा रिश्ता था और वह उनकी चीज़ें वापस दिलाने में उनकी मदद भी करना चाहता था। समझ गया। सू मिंग ने थॉर की बात तुरंत मान ली। थॉर को सू मिंग का ये सीधापन बहुत पसंद आया और उसने उसके सामने थोड़ा सा सिर झुकाया। क्लिक क्लिक कड़क। आसमान में बिजली की कई और लकीरें कौंधी और बिजली के देवता थॉर ने अपनी नज़रें फिर से म्याऊं म्याऊं हथौड़े पर टिका दी। अपना मुख्य हथियार वापस मिल जाने से ही उसका हौसला बढ़ गया था। साथ ही सू मिंग के साथ लगी शर्त से उसकी आगे की मुश्किलें भी हल हो सकती थीं और वह जैन की चीज़ें भी वापस पा सकता था। मैं सचमुच एक जीनियस हूँ। थॉर खुशी से मुस्कुराया, अपने दाहिने हाथ से हथौड़े का हैंडल पकड़ा और थोड़ी सी ताकत लगाई, लेकिन जैसा उसने सोचा था कि हथौड़ा उसके हाथों में ऊपर उठ जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। हैरान होकर थॉर ने फिर से जोर लगाया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। थॉर के चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे गंभीर होते गए। उसने दोनों हाथों से हथौड़े का हैंडल पकड़ा, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जोर से दहाड़ भी मारी। म्योल्निर टस से मज नहीं हुआ, मानो वह थॉर को पहचानता ही न हो। ये नज़ारा देखकर सू मिंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जबकि एजेंट कॉल्सन को थोड़ी निराशा हुई। इतना बड़ा हंगामा मचाने और आखिरकार हथौड़े के पास पहुंचने के बाद भी वह उसे उठा नहीं पाया। वह मिस्टर सिल्वर ड्यूक जितना काबिल नहीं निकला। जब थॉर की हथौड़ा उठाने की आखिरी कोशिश भी बुरी तरह नाकाम हो गई, तो उसे आखिरकार यह एहसास हुआ कि हालात उतने आसान नहीं थे जितना उसने सोचा था। जब वह पहली बार यहाँ आया था, तब एक छोटे से हथियार से आसानी से ज़मीन पर गिरा दिए जाने का वाकया याद करके थॉर को लगा कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल था। म्योल्निर अब थॉर को पहचान भी नहीं रहा था। क्या इस बात का कोई मतलब बनता था? यहाँ तक कि एक तेज़ गन भी थॉर को आसानी से ज़मीन पर गिरा सकती थी। क्या इस बात का कोई मतलब बनता था?
निराशा, उलझन और बेबसी के साथ साथ गहरी हताशा की भावना ने थॉर के दिल को पूरी तरह जकड़ लिया। उसने खाली नज़रों से ऊपर ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर देखा, जहां उसे लगा जैसे दो आंखें लगातार उसे ही घूर रही हों। क्यों? बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश के शोर के बीच थॉर का ये सवाल बेहद उदास और अकेला सा लग रहा था। किसी ताकतवर दुश्मन से हारना इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसका पुराना साथी जिसने सालों तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, अब उसे पहचान भी नहीं रहा था। इस बात से थॉर को बहुत गहरा दुख हुआ। थॉर उस हथौड़े के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गहरे आत्मसंदेह में डूब गया। ठीक है, अब तमाशा खत्म हुआ। ग्राउंड टीम, आगे बढ़ो। एजेंट कॉल्सन ने, जिसका उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था, अपना वॉकी टॉकी उठाया और सबको हरकत में आने का इशारा किया। इस पल थंडर गॉड थॉर ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आत्मा ही खो दी हो। उसने शील्ड के गार्ड्स को बिना किसी विरोध के अपने हाथों में हथकड़ी पहनाने दी। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी म्योल्निर से नहीं हटी। हथौड़े के चौड़े सिरे पर एक रहस्यमयी निशान प्रून चमका और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। हेमडाल की सर्वदृष्टि से इनमें से कुछ भी छिपा न रहा। एक गहरी आह पूरी आकाशगंगा में गूंज उठी। मेरे सभी लोग पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हैं, लेकिन तुम्हारे सामने वे महज जोकर बनकर रह गए। इससे मुझे बहुत निराशा होती है। अपने सामने बैठे उस सुंदर लेकिन परेशान दिख रहे आदमी को देखते हुए एजेंट कॉल्सन ने दिल से दिल की बात करके वह जानकारी निकालने की कोशिश की जो वह जानना चाहता था। कॉल्सन की नज़र में केवल वही लोग ऐसे कौशल रख सकते थे जिन्होंने विशेष व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया हो। वह जानना चाहता था कि यह अनजान आदमी किस गुट से जुड़ा है, चेचेन या अफगानिस्तान। लेकिन इस आदमी के बर्ताव को देखकर एजेंट कॉल्सन का झुकाव इस बात पर ज्यादा था कि थॉर एक भाड़े का सैनिक मर्सनरी है। उसका मालिक कौन था, दक्षिण अफ्रीका या कहीं और? तुम कौन हो? एजेंट कॉल्सन ने आखिरकार एक ऐसा सवाल पूछा जो थॉर समझ सकता था। लेकिन इस समय थॉर का किसी आदमी से बातचीत करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने सीधे कॉल्सन की तरफ घूरा और तब तक कुछ नहीं बोला जब तक उसे एक फ़ोन कॉल से बुलाया नहीं गया। अगर तुम नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, हम पता लगा ही लेंगे, यही तो हमारा काम है। दृश्य बदला और गहरे हरे रंग का ट्रेंच कोट पहने लोकी थॉर के सामने प्रकट हुआ, जिससे थॉर का उत्साह बढ़ गया। मैं चाहता हूं कि तुम पिता को बताओ। पिता मर चुके हैं। थॉर अभी भी चाहता था कि लोकी उसके पिता ओडिन तक एक संदेश पहुंचाए, लेकिन लोकी की धीमी आवाज ने उसे ऐसी खबर दी जिस पर वह विश्वास नहीं कर सका। क्या? लोकी को खाली नजरों से देखते हुए थॉर वहीं अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। तुम्हें एसगार्ड से निर्वासित कर दिया गया है और युद्ध बस होने ही वाला है। ये बातें उसके लिए सहना बहुत मुश्किल था। लोकी ने पूरी तरह झूठ बोला। ओडिन तो बस गहरी नींद में सो गए थे, मरे नहीं थे। लेकिन लोकी थॉर के सामने गद्दी पर अपने उत्तराधिकार की वैधता साबित करना चाहता था। उसने बेमन से बहाने बनाते हुए कहा कि उसने ओडिन के सामने थॉर का पक्ष लिया था। लेकिन अब थॉर म्योल्निर हथौड़ा उठा पाने में असमर्थ था, इसलिए गद्दी लोकी को ही संभालनी पड़ती। सीधे सादे थॉर ने लोकी की बातों पर यकीन कर लिया। उसे लगा कि उसके पिता सचमुच मर चुके हैं और उसकी आंखों से दुख के आंसू बह निकले। उसने अपनी नीली आंखें ऊपर उठाईं और लोकी की ओर देखते हुए विनती की, क्या तुम मुझे घर जाकर उनसे मिलने दोगे? अपने पिता की आवाज़ और मुस्कान को याद करते हुए थॉर का दिल दर्द से कस गया। क्या सचमुच वही एक कुपुत्र अपने पिता की मौत का परोक्ष रूप से कारण बना था? तुम्हें एसगार्ड से निर्वासित करना ही जोतुनहाइम के साथ संधि की शर्त थी, लोकी ने ठंडे स्वर में कहा। थॉर ने पूछने की कोशिश की कि क्या कोई और रास्ता नहीं था। वह बस घर जाकर अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहता था। ये तो बस एक बहुत ही सीधी सादी गुजारिश थी। लेकिन लोकी के अगले शब्दों को सुनकर थॉर का दिमाग सुन्न पड़ गया। और माँ, वह भी तुम्हें वापस लौटने की इजाज़त नहीं देंगी। लोकी ने पूरी तरह बकवास की थी, लेकिन थॉर ने दुख भरे मन से सोचा कि उसके पिता की मौत के लिए माँ ने ज़रूर उसे ही दोषी ठहराया होगा, और ये तो स्वाभाविक ही था। जब उसने लोकी की बनावटी माफ़ी सुनी, तब जाकर थॉर को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, और उसने सच्चे दिल से कहा, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। लोकी चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए मुड़ा और चला गया। जैसे ही उसने थॉर की ओर पीठ की, उसकी आंखों में एक चमक कौंध गई। जाहिर था कि उसने एक चालाकी भरे झूठ से थॉर को बेवकूफ़ बना दिया था। अलविदा। थॉर ने अपने भाई को धीरे से विदाई दी। ठीक उसी पल एजेंट कॉल्सन थॉर के पास वापस आ गया। अलविदा, मैं तो अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ, हथौड़े वाली जगह पर। वहाँ मौजूद कर्मचारी अभी भी पूरी लगन से हथौड़े के बारे में अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे थे। एक पतले हाथ ने हथौड़े के हत्थे को सहलाया। ये लोकी था। साधारण कपड़ों में लोकी म्योल्निर के सामने आया। उसे कोई भी नहीं देख सकता था। लोकी ने एक हाथ से हथौड़े के हत्थे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लाख जोर लगाने पर भी हथौड़ा टस से मस नहीं हुआ।
उसने फिर से कोशिश की, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, मुंह बनाते हुए। हार मानने के बाद लोकी ने सहज रूप से आसमान की ओर देखा, सोचते हुए उस बूढ़े आदमी ने कौन सी तरकीब इस्तेमाल की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इस टूटी फूटी चीज को उठा नहीं पा रहा है। दोबारा सोचने पर वह तो पहले ही सिंहासन पर बैठ चुका था। चाहे वह हथौड़ा उठा पाता या कोई और उसे उठा पाता, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उस जगह से गायब हो गया। डॉट 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 मिस्टर सिल्वर ड्यूक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने उसके साथ वह शर्त क्यों लगाई। कोल्सन की नज़र अपने व्यस्त अधीनस्थों से हटकर सू मिंग पर पड़ी, जो कॉफ़ी पी रहा था। क्या बकवास चीज़ है, बेहद कड़वी, घिनौनी। सू मिंग ने अपने दांतों से अपनी जीभ साफ की, लापरवाही से कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया और उस गंभीर, कुछ हद तक सख्त एजेंट कोल्सन की ओर देखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि वह हथौड़ा असल में उसी का था। असंभव। एजेंट कोल्सन ने तुरंत सू मिंग के बयान को नकार दिया। ये तो बस मिस्टर सिल्वर ड्यूक का अंदाज़ा है, क्योंकि उसका एक परिचित खगोल भौतिक विज्ञानी एरिक सेल्विक उस आदमी को अभी अभी अपने साथ ले गया था। पहचान पत्र प्रणाली में जिस सुनहरे बालों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, वह एक डॉक्टर था जिसका नाम डोनाल्ड ब्लेक था। एरिक के अनुसार बाद में उसने भौतिकी फिजिक्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी बातों में कई कमियां थीं, फिर भी उस आदमी ने बेस में बिना इजाज़त घुसने और अपने 1 दर्जन अधीनस्थों को बेहोश करने के अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ तो की नहीं थी। इसलिए कोल्सन ने थॉर को जाने दिया। बेशक उसने कुछ लोगों को चुपके से थॉर का पीछा करने के लिए भेज दिया था। कोल्सन की बातें सुनकर सू मिंग समझ गया कि उसके सामने खड़ा शील्ड का ये वरिष्ठ एजेंट किसी शोधकर्ता की बातों में इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। साथ ही उसे ये भी एहसास हो गया कि कोल्सन ने उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया था। उसने बिना कोई ज्यादा स्पष्टीकरण दिए हल्के से अपना सिर हिलाया और चाय की पत्तियां ढूंढने के लिए गोदाम की ओर चला गया। द वॉरियर्स 3 पुएंते एंटीगुआ पहुंच गए। एसगार्ड के कवच पहने और अपने हथियार लिए हुए वे सड़क पर चल रहे थे, जिससे वहां से गुजरने वाले सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने उन शील्ड एजेंट्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, जिन्हें कोल्सन ने थॉर पर नजर रखने के लिए वहां तैनात किया था। क्या वे कोई कॉस्ट्यूम पार्टी कर रहे हैं? हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर, हमें प्रिंसेस शीरा, जैकी चैन और रॉबिन हुड मिल गए हैं रेस्टोरेंट में। और ज्यादा समझने के बाद जेन को काफी हद तक यकीन हो गया था कि थॉर ओडिन का बेटा है, वही मशहूर थंडर गॉड थॉर। लेकिन एरिक की नज़र में ये साफ था कि जेन प्यार में पड़कर बस बकवास कर रही थी। तुम मिल ही गए। ठीक उसी पल रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। द वॉरियर्स 3 उनके सामने आ खड़े हुए। धड़ाम। भले ही जेन को काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि थॉर ही असली थॉर है, फिर भी यह नज़ारा देखकर वह इतनी हैरान रह गई कि उसके हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। बड़े जोश से मिलने जुलने के बाद द वॉरियर्स 3 ने थॉर को घर वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा। मुझे हमेशा के लिए देश निकाला स्वीकार करना ही होगा, आखिर मेरे पिता की मौत मेरी ही वजह से हुई है। ये सुनकर द वॉरियर्स 3 ने एक दूसरे की तरफ देखा। थॉर, तुम्हारे पिता तो अभी भी जिंदा हैं। इस खबर से थॉर को गहरा सदमा लगा, क्योंकि इससे पहले लोकी ने उसे यह खबर इतने दुख और इतने यकीन के साथ सुनाई थी। अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे आसमान में एक भंवर वॉर्टेक्स सा बन गया। इस नज़ारे ने कोल्सन की अगुवाई वाले शील्ड एजेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो ज़मीन पर बने प्रतीकों टोटम्स का अध्ययन कर रहे थे। और सू मिंग को लगा कि शायद अब सही वक्त आ गया है। वह थॉर से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहा था। आसमान में हुए इस बदलाव को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आसमान में हुई इस अजीबोगरीब घटना से शहर के सभी लोग घबरा गए। दूर से उस विचित्र बवंडर को देखते हुए डेजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या कोई और भी आ रहा है? पीली रेत उड़ती हुई गुजरी और जमीन पर एक ऊंची धातु की आकृति उतरी। एसगार्ड का भारी हथियार द डिस्ट्रॉयर आ गया था। क्या यह आयरन मैन है? मुझे नहीं पता। एजेंट कोल्सन ने एक मेगाफोन पकड़ा और एक नियमित चेतावनी दी। नमस्ते, आप बिना अनुमति के हथियार और उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया अपनी पहचान बताएं। डिस्ट्रॉयर ने मानो सहयोग किया और हिलना बंद कर दिया। समझ गया। एजेंट कोल्सन मुस्कुराए, ये सोचकर कि चेतावनी काम कर गई है। लेकिन जैसे ही चेहरे की धातु पीछे हटी, एक जलती हुई लाल ऊर्जा धीरे धीरे उस स्टील के विशालकाय शरीर में भर गई। उस विशालकाय के चेहरे से एक सुनहरी पीली ऊर्जा की किरण निकली। जिस गाड़ी पर वह किरण लगी, वह तुरंत आसमान में धमाके के साथ फट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही थॉर ने तुरंत लोगों को वहां से निकालने का इंतजाम किया, लेकिन वह शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर उनके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। उस जबरदस्त और हिंसक ऊर्जा तोप ने सड़क पर बनी दुकानों को पल भर में उड़ा दिया, जिससे वहां भयंकर आग लग गई।
वॉरियर्स 3 ने अपने हथियार कसकर पकड़े और डिस्ट्रॉय की ओर बढ़ने लगे।